उसने एक नज़र आशी को देखा और गुस्से में बाहर चला गया और बालकनी की रेलिंग के पास खड़ा होकर अपने हाथ से दीवार पर एक पंच मारते हुए अपने आप से बोला, स्टॉप इट क्रिश, व्हाट आर यू डूइंग? तू भूल रहा है तेरा मकसद क्या है? तू उसके करीब नहीं जा सकता। तू जानता है वह रॉकी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तू अपने भाई से उसका प्यार नहीं छीन सकता। एक लड़की के लिए अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। माना कि उसकी मासूमियत ही तुझे उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन तू ये कैसे भूल सकता है जो उसने तेरे साथ क्या किया है? इस एक दिन में तू अपनी मर्यादा लांघते लांघते बचा है। तू उसके इतने करीब कैसे जा सकता है, वो भी सब कुछ जानने के बाद? वह तेरे भाई की अमानत है, उसके चेहरे की खुशी है। तू अपने भाई की खुशी कैसे छीन सकता है? क्रिश इसके बाद अपने माथे के पसीने को पोंछते हुए खुद से कहता है, तेरा काम सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना है और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद उसे अपने भाई को सौंप देना। तूने तो यही सोचा था ना? तो तू अपने मकसद से कैसे भटक सकता है? तूने खुद से वादा किया था कि तू उसके करीब जाकर सिर्फ उसे इस बात का एहसास दिलाएगा कि तू उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वह तेरे बिना कुछ नहीं है, और जब भी वह तेरे अलावा किसी और के करीब जाए तो उसे तेरी कमी महसूस हो। तेरी छुअन उसके दिल और दिमाग में बस जानी चाहिए। तू उसे अपने प्यार में गिराएगा और फिर उससे दूर जाकर उसे उसी दर्द का एहसास कराएगा जो दर्द इस वक्त तेरे दिल में है। तेरे बार बार समझाने के बाद भी वह अपने दोस्तों के करीब गई, रॉकी के करीब गई और जानबूझकर उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। उसका भी दिल टूटेगा जैसे तेरा टूटा है, और तब उसे तेरे दर्द का एहसास होगा। तू उसे अपनी आदत लगाकर उससे दूर हो जाएगा। फिर कृष्ण ने खुद को मिरर में देखा और अपने आप से बातें करते हुए बोला, तुझे उसे तड़पाना है जैसे तू तड़प रहा है, तो फिर क्यों उसे दर्द देकर तुझे भी दर्द हो रहा है? तो फिर क्यों तू उसके इतने करीब जाकर खुद को भूल जाता है, उसकी आंखों में, उसकी खुशबू में बहकने लगता है, और कभी कभी क्यों तू उस पर अपना गुस्सा उतारता है? उसकी जुबान से किसी और का नाम सुनकर क्यों तेरे तन बदन में आग लग जाती है? तू अपने मकसद से नहीं भटक सकता कृष। जिस प्यार को तू अपने दिल में दबाने की कोशिश कर रहा है, उसे दफना दे। अब उसका कोई काम नहीं है तेरी जिंदगी में। बहुत जल्द तू उसे रॉकी को सौंप देगा और उससे पहले तुझे उसे अपनी आदत लगानी होगी, ताकि जब वह तुझसे दूर हो वह तुझे याद करके तड़पे। उसकी जिंदगी मुश्किल हो जाए जैसे आज तेरी है। ये प्यार तेरे बस की बात नहीं है। कोई जगह नहीं है प्यार की तेरी जिंदगी में। तुझे उसके लिए जख्म भी बनना होगा और मरहम भी। इन बातों को अपने आप में सोचते हुए कृष्ण ने जोर से एक मुक्का मिरर के साइड में दीवार पर मारते हुए अपने आप से कहा, हाँ, मैं अपने मकसद से नहीं भटकूंगा। वह जैसा चाहती है वैसा ही होगा, लेकिन मेरे तरीके से। आई प्रॉमिस फायरफ्लाई, तुम्हें मेरे दर्द का हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? मैं तुम्हारी आंखों में दूसरों के कारण आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन तुम्हारी आंखों में आने वाले आंसुओं की वजह मैं बनूंगा। तुम्हें प्यार करने वाला चाहिए ना? मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम उस प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। वह प्यार ही तुम्हारे लिए जहर बन जाएगा, जिसे ना तुम निगल पाओगी और ना ही उगल पाओगी। मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम अब हर पल मेरे प्यार को ढूंढोगी, मेरी कमी तुम्हें महसूस होगी। तुम दूसरों के करीब रहकर भी मुझे ढूंढोगी, तुम्हारे एहसासों में सिर्फ मैं होऊंगा, तुम चाहकर भी मेरे ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाल पाओगी। कृष की आंखों में इस समय एक अलग ही आग थी, और चेहरे पर साइको जैसे एक्सप्रेशन। उसकी आंखें नम भी थी और सर्द लाल भी। कृष ने फिर खुद से कहा, मैं तुम पर एक खरोच भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि तुम्हें जख्म देने का हक सिर्फ मेरा है। तुम्हारे चेहरे पर आने वाली मुस्कान भी मेरी होगी, और आंखों में आने वाले आंसू भी मेरे। तुमने मुझे मोहब्बत करना सिखाया फायरफ्लाई। यह मोहब्बत बहुत जहरीली है, और अब इस जहर को तुम्हें भी चखना होगा। मेरी मोहब्बत भी तुम हो और मेरी नफरत भी। अब तुम्हें इन दोनों से गुजारना होगा। तुम्हारा जिस्म किसी और की अमानत है, लेकिन उसे छूने पर सिर्फ मेरा अधिकार होगा। मैं तुम्हें मोहब्बत के उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दूंगा जहां से तुम वापस नहीं जा पाओगी, और इतने कांटे बिछा दूंगा कि तुम्हारा दिल दर्द से फटने लगेगा। अगर तुमने उस दिन मेरी बात मान ली होती फायरफ्लाई, और रॉकी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार नहीं होता, तो आज तुम्हें इस दर्द से गुजरना भी नहीं पड़ता। आई लव यू सो मच फायरफ्लाई, बट आई हेट यू द मोस्ट। आज मैं तुम्हारे जख्मों पर मरहम लगाऊंगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारे जख्मों को मैं खरोदने वाला हूँ। कहते हुए कृष अपनी जलती हुई निगाहों से उस दीवार को देख रहा था। उसकी आंखों में जो आग थी वह आशी के लिए थी। इन सब बातों को कहते और सोचते हुए कृष का दिल भी फटा जा रहा था। दीवार पर इतना जोरदार पंच मारने के कारण कृष का हाथ जख्मी हो गया था। उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन शायद उसके हाथ के दर्द से कहीं ज्यादा उसके दिल में उठा दर्द है। लगभग 1 घंटे तक वह यूं ही इधर उधर भटकता रहा और अपने ही जज्बातों से जूझता रहा। इधर दूसरी तरफ आशी ब्लैंकेट में छुपकर अब तक रो रही थी। उसके दिल में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि आखिर उसने कृष से ऐसा क्या कहा जिसके कारण उसने उस पर गुस्सा किया और हाथ उठाया। कुछ देर सोच विचार करने के बाद आशी ने खुद से डिसाइड किया कि वह कृष से कोई बात नहीं करेगी।
तभी क्रिश खुद को कूल डाउन करके वापस कमरे में आया। उसकी नज़र आशी पर पड़ी जो ब्लैंकेट के अंदर सिमटकर बैठी हुई थी और धीरे धीरे सिसक रही थी। क्रिश ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश की और आशी को कमांडिंग टोन में ऑर्डर दिया, चलो जल्दी ब्लैंकेट से बाहर आओ, हमें शॉपिंग पर जाना है। क्रिश की बात सुनकर आशी ने कोई जवाब नहीं दिया और यूं ही बैठी रही। ये देखकर क्रिश एक बार फिर अपनी कठोर आवाज में बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या कहा? जल्दी बाहर आओ, अभी और इसी वक्त। मुझे एक ही बात बार बार कहने की आदत नहीं है। क्रिश की बात सुनकर आंशी यूं ही ब्लैंकेट में बैठे हुए बोली, नहीं मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मुझे अपने घर जाना है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम बहुत बुरे हो। शट अप फाइलफ्लाई, मैंने जो कहा उसे सुनो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती, तुम अपने घर नहीं जा सकती। उसके बाद मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आऊंगा। अब चुपचाप तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलो वरना मैं तुम्हारे लिए खुद जीन्स और शर्ट्स खरीद कर लाऊंगा और तुम्हें वही पहनने पड़ेंगे। द चॉइस इज योर्स। क्रिश की बात सुनकर आशी ने अपने आप से कहा, इस साइको से बहस करने का कोई फायदा नहीं है, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी। बस किसी तरह मैं जल्दी ठीक हो जाऊं और वापस अपने घर चली जाऊं, मुझे इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। लेकिन फिलहाल मुझे इसकी बात माननी ही होगी, साइको कहीं का। आशी ने धीरे से अपना चेहरा ब्लैंकेट से बाहर निकाला। उसके गाल इस वक्त रोने की वजह से गुलाबी हो गए थे, आंखों के नीचे लाली छा गई थी। वह अपनी नाक सिकुड़ते हुए सिसक रही थी, चेहरे पर खुले बाल बिखरे हुए थे जिससे वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। गुलाबी गाल उसकी खूबसूरती और क्यूटनेस को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। क्रिश ने उसे देखा और देखता ही रह गया। वह चाहकर भी अपनी नजर आशी के मासूम चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। उसका दिल एक पल के लिए मानो थमसा गया था। उसके होंठ उन गुलाबी गालों को किस करना चाहते थे। तभी आशी की बात से उसका ध्यान टूटा जब आशी ने कहा, चलो मुझे शॉर्ट्स नहीं पहननी। इतना कहकर आशी धीरे धीरे सरकते हुए पलंग के साइड आई। क्रिश ने नॉर्मल भाव से आशी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे ड्रेसिंग टेबल पर बैठा दिया। क्रिश ने अपने हाथों से उसके बालों को कॉम्ब किया। आशी के घने रेशमी बाल बहुत ही अच्छे थे, जो उसकी कमर से भी नीचे तक आते थे, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। क्रिश के हाथों में वह बाल ऐसे फिसल रहे थे जैसे रेशम के धागे हो। क्रिश बड़ी ही सफाई के साथ आशी के बालों को सुलझा रहा था कि कहीं टूट ना जाए। उसने आशी के बालों की साइड मांग करके सभी बालों को खुला ही छोड़ दिया क्योंकि उससे ज्यादा उसे कुछ आता भी नहीं था। अब क्रिश ने दोबारा आशी को अपनी गोद में उठा लिया। तभी आशी के कुछ बाल उसके चेहरे पर लटों की तरह आने लगे जो आशी को और भी खूबसूरत बना रहे थे। आशी ने अपने हाथों को क्रिश के गले में लपेट दिया। क्रिश चाहकर भी आशी के चेहरे से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। वो यूं ही आशी को गोद में लेकर कार में बैठा। आशी क्रिश की गोद में थी लेकिन क्रिश से नाराजगी के चलते उसने अपना चेहरा खिड़की के बाहर कर रखा था। क्रिश भी आशी की नाराजगी को अच्छे से समझ रहा था लेकिन फिलहाल उसने आशी से कुछ नहीं कहा। खिड़की का कांच खुले होने के कारण आशी के कुछ बाल उड़ते हुए क्रिश के चेहरे पर जा रहे थे और उनकी खुशबू उसकी सांसों में एक एहसास बनकर उतरने लगे। क्रिश अपनी उंगलियों से आशी की जुल्फों के साथ खेलने लगा। तभी उसकी नज़र एक बार फिर आशी की गुलाबी गालों पर पड़ी। अब उसका गला सूख रहा था, उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया। वह जितना आशी से दूर जाने की कोशिश कर रहा है उतना ही आशी की मासूमियत उसे अपनी ओर खींच रही है। थोड़ी देर में शॉप का माल आ गया। क्रिश ने कार से निकलने से पहले एक मास्क खुद कैरी किया क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी है और इस तरह से पब्लिक प्लेस में जाना उसके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि उसके गार्ड्स ने पहले ही मॉल को खाली करा दिया था लेकिन फिर भी क्रिश आशी के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अब क्रिश ने दूसरा मास्क आशी को पहनाया और उसके सर पर एक कैप डाल दी ताकि कोई भी आसानी से आशी को पहचान ना सके। इस बारे में आंशी कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने नाराजगी के चलते क्रिश कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वह लोग शॉपिंग मॉल के अंदर थे। आशी कुछ कपड़ों को चूज कर रही थी और जिस पर भी वह पॉइंट कर रही थी क्रिश उसे ट्रॉली में डाल रहा था। क्रिश ने आशी की चोट के चलते उसे भी एक छोटे बच्चे की तरह ट्रॉली में बिठा रखा था। क्रिश के गार्ड्स दोनों को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कपड़ों की ट्रॉली लगभग भर चुकी थी। अब बारी थी उन्हें ट्राई करने की, लेकिन आशी इस कंडीशन में नहीं थी कि कपड़े ट्राई कर सकें। वहां खड़ी सेल्स गर्ल और सेल्समैन आशी और क्रिश को एक कपल समझ रहे थे। वह लड़कियां आहें भर रही थी, हाय काश हमारा बॉयफ्रेंड भी इतना हैंडसम और इतना केयरिंग होता। उन लड़कियों को पता था कि इस इंसान के साथ अगर गार्ड है तो यह जरूर कोई रिच पर्सन है। क्रिश की फेयर स्किन, खूबसूरत नीली आंखें, अट्रैक्टिव बॉडी और 8 पैक एब्स देखने वाला कोई भी साफ बता सकता था कि यह इंसान बहुत ही हैंडसम है। हालांकि क्रिश के मास्क के कारण कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। अगर इस वक्त कोई उसका चेहरा देख लेता और उन्हें पता चल जाता कि यह हॉलीवुड एक्टर सुपरस्टार क्रिश डेविडसन है, तब तो जरूर वहां 4 लड़कियों की लाशें बिछ गई होती, वह भी हॉट फेल से। आशी और क्रिश ने कपड़े तो चूज कर लिए, अब बारी थी उन्हें ट्राई करने की। क्रिश अपने साथ आशी को उठाकर चेंजिंग रूम में ले गया और सभी लड़कियां आंखें फाड़े उसे देख रही थी।
आशी और क्रिश ने कपड़े तो पसंद कर लिए थे, अब बारी थी उन्हें ट्राई करने की। क्रिश अपने साथ आशी को उठाकर चेंजिंग रूम में ले गया। इस समय आशी क्रिश की गोद में थी और वहां खड़ी बाकी लड़कियां उन दोनों को आंखें फाड़े देख रही थी। क्रिश ने चेंजिंग रूम में आशी को एक चेयर पर बैठा दिया और उसने अपने हाथों से आशी को सभी ड्रेस के टॉप पार्ट को ही पहना कर चेक किया, लेकिन इस बीच आशी ने मुंह फुलाया हुआ था और वह क्रिश को देख भी नहीं रही थी। क्रिश ने भी उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं की। सिर्फ 4 ड्रेस चेक करने के बाद आशी ने फ्रस्ट्रेट होकर क्रिश से कहा, बस मुझे और ड्रेस नहीं चेक करनी, इतने ही काफ़ी है। आशी की बात सुनकर क्रिश ने भी कुछ नहीं कहा और आशी को लेकर चेंजिंग रूम से बाहर आया। क्रिश ने सेल्स गर्ल से कहकर उन सभी ड्रेस को पैक करवा दिया जिन्हें आशी ने सिलेक्ट किया था। अब क्रिश आशी को दूसरी ट्रॉली पर बिठाकर कॉस्मेटिक सेक्शन में लाया, जहां से उसने आशी को अपने फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट लेने के लिए कहा, तो आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर क्रिश को लगा कि नाराजगी के चलते आशी ऐसा कह रही है, इसलिए उसने अपनी कठोर आवाज में आशी को धमकी देते हुए कहा, चुपचाप जो कह रहा हूं वह करो, मुझे कोई भी आर्ग्यूमेंट या नखरे नहीं चाहिए। अरे लेकिन मैंने कहा ना मैं मेकअप प्रोडक्ट। तभी उसकी नज़र क्रिश के कठोर चेहरे पर गई और आशी ने एक लंबी सांस लेकर कहा, ओके ठीक है। आशी ने उस एरिया से एक लिप बाम, कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल, काजल और एक लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक ली, फिर मुंह बनाते हुए क्रिश से बोली, हो गया अब खुश। आशी को इतने कम प्रोडक्ट लेते हुए देखकर क्रिश हैरान था। एक लड़की शॉपिंग करने निकली हो और मेकअप सेक्शन में आ जाए और वहां से उसने सिर्फ 2 या 3 चीजें ही ले। अद्भुत, अविश्वसनीय, ये सचमुच दुनिया का 8वां अजूबा है। वरना जहां तक क्रिश औरतों के बारे में जानता है, औरतों का मेकअप प्रोडक्ट से मन ही नहीं भरता। क्रिश ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र आशी के मासूम चेहरे पर गई और वह समझ गया ये लड़की मेकअप का इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन क्रिश ने अपनी पसंद से वहां से कुछ लिपस्टिक, नेल पेंट, मेकअप रिमूवर, सनस्क्रीन, नाइट क्रीम और एक छोटी सी बिंदी का पैकेट उठा लिया। क्योंकि क्रिश को याद था उसकी पहली मुलाकात जब आशी से हुई थी तो उसने अपने माथे पर एक छोटी सी स्टोन की बनी बिंदी लगा रखी थी। आशी के लिए क्रिश ने कुछ रबर बैंड के पैकेट, क्लचर क्लिप और भी ना जाने बहुत से आइटम लिए। एक एक्टर होने के नाते क्रिश को फैशन का काफी अच्छा सेंस था। ट्रॉली पर बैठे बैठे आशी की नज़र एक हेयर बैंड पर पड़ी। आशी ने मासूमियत से नज़र घुमाकर क्रिश को देखा। वह दूसरे सेक्शन में आशी के लिए सामान ले रहा था। ये देखकर आशी ने खुद ही उस हेयर बैंड को उतारने की कोशिश की, लेकिन आशी के हाथों और पैरों में चोट लगने के कारण वह उसे उतार नहीं पा रही थी क्योंकि वह ट्रॉली में बैठी हुई थी। आशी जबरदस्ती अपना हाथ ऊपर करने की कोशिश कर रही थी। इस बीच उसे हाथ और पैरों में दर्द होने लगा। वह अपने निचले होठों को बाहर निकालकर मासूमियत से दुखी हो रही थी कि तभी ज्यादा हिलने के कारण अचानक ही वह ट्रॉली फिसलने लगी। आशी का बैलेंस बिगड़ा और वह गिरने ही वाली थी कि ठीक उसी वक्त किसी की मजबूत बाहों में उसे थाम लिया। यह कोई और नहीं क्रिश था। जब आशी को महसूस हुआ वह गिरी नहीं है, तो उसने अपनी एक आंख खोलकर धीरे से देखा। उसके सामने क्रिश का हैंडसम चेहरा था। दोनों की नजरें मिली और कुछ पल दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी क्रिश को होश आया और उसने आशी को वापस ट्रॉली में बिठाकर उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम आराम से बैठ नहीं सकती? अभी गिर जाती तो। ये सुनकर आशी ने मासूमियत से उस हेयर बैंड की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो वो लेना चाहती थी, पता नहीं कैसे बैलेंस बिगड़ गया। आशी की बात सुनकर क्रिश ने अपना चेहरा ऊपर किया। ऊपर एक खूबसूरत सा हेयर बैंड था। उसने उस हेयर बैंड को निकालकर आशी को देते हुए कहा, लो अब कोई गलती मत करना वरना चोट लग जाएगी। आशी उस हेयर बैंड को लेकर मुस्कुराने लगी और तुरंत अपने सिर से कैप को हटाकर उसे पहन लिया। इस वक्त आशी के चेहरे पर एक क्यूट सी मुस्कान थी, जिसके कारण उसके गालों पर डिंपल पड़ने लगे। वह बहुत ही मासूम लग रही थी। क्रिश चाहकर भी उससे अपनी नज़र नहीं हटा पाया। तभी आशी ने मुस्कुराते हुए अपनी खिली हुई आंखों से क्रिश को देखते हुए कहा, अब चलें। हम कहकर क्रिश आशी की ट्रॉली को धक्का देते हुए उस सेक्शन से बाहर आया। अब क्रिश आशी के स्लीपर और सैंडल खरीदने के लिए शू सेक्शन में गया। वह आशी के लिए अपनी पसंद के कुछ स्लीपर और सैंडल देख रहा था। क्रिश को सेल्स गर्ल के दिए हुए कोई भी स्लीपर पसंद नहीं आ रहे थे क्योंकि वह काफ़ी हाई हील वाले थे। लेकिन क्रिश ये सोचकर कि आशी पता नहीं इन सैंडल पर चल पाएगी या नहीं, कहीं वह गिरकर खुद को चोट ना लगा ले, उसने खुद ही रैक में रखे हुए स्लीपर और सैंडल को सेलेक्ट किया। सेल्स गर्ल क्रिश की केयर आशी के लिए देखकर मन ही मन खुश हो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि काश इतना पॉजिटिव और केयरिंग बॉयफ्रेंड उसे भी मिल जाए। इधर आशी ने क्रिश की नज़र बचाकर जल्दी से 2 बड़े बड़े चॉकलेट के बॉक्स रख लिए। अब फाइनली बिल पे करने का समय आया और लास्ट में जैसे ही चॉकलेट की बारी आई, क्रिश हैरान और गुस्से भरी नज़रों से आशी को देखने लगा। अपनी चोरी पकड़ी जाने पर आशी ने मासूम बच्चों की तरह चेहरा लटका लिया और अपने नाखून चबाने लगी, क्योंकि शायद इस कारण भी उसे डांट पड़ने वाली थी। लेकिन तभी आशी हैरान रह गई जब क्रिश ने चॉकलेट का बिल भी पे कर दिया। बिल पे करने के साथ ही क्रिश ने पास के ही सेक्शन में से कुछ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और जूस की बोतल और कुछ आइसक्रीम के बॉक्स आशी के लिए खरीदे, क्योंकि क्रिश अच्छे से जानता था लड़कियों को वह चीज़ें पसंद है।
आशी तो कृष के इस एक्शन से हैरान ही रह गई, उसने कभी नहीं सोचा था ये खड़ूस उसके लिए ये चीजें भी खरीदेगा। कृष ने उन चीजों का बिल पे करते हुए आशी से कहा, इन चीजों को तुम तभी यूज कर सकती हो जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, और इन्हें भी एक लिमिट में खाना है, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस बात पर आशी ने अपने दोनों होठों को कस के जोड़कर और मुंह बिचकर हाँ में सिर हिलाया। आशी ने अपने दोनों गालों को हाथ में भरकर और चेहरा टेढ़ा करके मुस्कुराते हुए मासूमियत से कहा, थैंक यू। कृष ने अपनी एक आईब्रो उठाकर पूछा, थैंक यू फॉर व्हाट? मेरे लिए स्नैक्स लेने के लिए और मेरी केयर करने के लिए, आशी ने मासूमियत से कहा। कृष ने सभी सामानों की ट्रॉली अपने गार्ड्स को दी और जैसे ही आशी की तरफ मुड़ा, आशी ने मुस्कुराकर अपने दोनों हाथ कृष की तरफ बढ़ा दिए। आशी की यह मासूमियत एक बार फिर कृष के बेचैन दिल को धड़का रही थी। उसकी आंखों में कई सारे इमोशन आए, लेकिन इस वक्त कृष ने ठान लिया था वह आशी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। उसने अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए आशी को गोद में उठाया और वापस उसे कार में बिठाकर खुद भी दूसरी तरफ से आकर कार में बैठ गया। रास्ते में कृष ने किसी को मैसेज किया और मोबाइल जैसे ही पॉकेट में रखने को हुआ, आशी ने मोबाइल की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मेरी बात मेरे दोस्तों से करा दोगे? समर मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। बाबा को भी अब तक खबर लग गई होगी। मुझे समर को रोकना होगा ताकि बाबा को कुछ ना बताए, वह बेकार में परेशान हो जाएंगे। तभी कृष ने अपनी रूड वॉइस में कहा, बस बस ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात कराता हूँ। कहकर कृष ने अपना मोबाइल आशी को दिया। आशी ने मुस्कुराकर जल्दी से मोबाइल लिया, लेकिन अब उसके हाथों में पट्टी के कारण वह मोबाइल ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी। उसने कृष की तरफ देखा तो कृष ने बिना किसी एक्सप्रेशन के मोबाइल पर समर का नंबर डायल करके आशी को दिया। ये देखकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हारे पास समर का नंबर कैसे? जवाब में कृष ने कठोर शब्दों में कह, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। चुपचाप बात करो। कृष का चेहरा इस वक्त कठोर था। चुपचाप होंगी तो बात कैसे करूंगी? हा हा हा, ठीक है ठीक है, सड़ा हुआ मुंह बनाना जरूरी है क्या? बिलौटा कहीं का। आशी ने यह बात हिंदी में कही थी, बिना ये जाने कि कृष को भी हिंदी समझ आती है। ये सुनकर कृष ने आशी को आंख दिखाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? I said you are very nice Bilota. Bilota means handsome in my language. You are very nice and handsome, ही। बिलोटा कहीं का। कहते हुए आशी के चेहरे पर झूठी मुस्कान थी। लेकिन कृष आशी की बात सुनकर हैरान था, ये लड़की मुंह पर ही कितना बड़ा झूठ बोल देती है। अगर आज कृष को हिंदी ना आती होती तो वह इसकी बातों में आ जाता, लेकिन फिलहाल कृष ने कुछ नहीं कहा। आशी ने समर से बात की। इस वक्त समर के साथ अथर्व और नताशा भी थे, कैथी और जोश भी वही थे। सभी ने आशी से बात की, उसे सही सलामत जानकर सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। आशी ने उनसे कुछ दिन बाद मिलने का कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर आशी ने कृष से कहा, मुझे अपने घर जाना है, अपने दोस्तों के पास। ये सुनकर कृष के चेहरे के एक्सप्रेशन काफी अजीब हो गए, लेकिन तुरंत ही उसने अपने एक्सप्रेशन को कठोर करते हुए कहा, मुझे भी तुम्हें अपने साथ रखने का कोई शौक नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी तुम्हें कुछ दिन अपने साथ रखना होगा। कृष के मुंह से यह बात सुनकर आशी के आत्मसम्मान पर चोट लगी, इसलिए आशी ने भी गुस्सा जताते हुए कहा, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो क्यों रखा है तुमने? मैंने तो तुम्हें नहीं कहा मुझे अपने पास रखो, मेरी केयर करो, जब देखो तब बिना बात के मुझे डांटते हो, हट करते हो, जाने दो ना मुझे। ये सुनते ही कृष के भाव गंभीर हो गए। उसने गुस्से में आशी के कंधे को जोर से पकड़कर उसे झकझोरते हुए कहा, नहीं जा सकती तुम। समझ गई? हाँ, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मुझे रहना होगा क्योंकि तुम्हारे कारण मैंने जिस इंसान को मारा है वह कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। युवान खन्ना एक माफिया लीडर का बेटा था, जिसके बाप की पावर का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। इनफैक्ट वह जगह जगह अब तुम्हें ढूंढ रहा है, और अगर तुम उसके हाथ लग गई तो ना जाने वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। इसीलिए मजबूरी में ही सही, लेकिन तुम्हें मेरे पास रहना होगा जब तक मैं तुम्हारी सिक्योरिटी को लेकर पूरी तरह सेटिस्फाई ना हो जाऊं। कृष ने आशी के कंधे को बहुत जोर से पकड़ रखा था। आशी की आंखों में दर्द की वजह से आंसू आ गए। आशी ने रूंधे गले से कहा, इसका मतलब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए अपने पास रख रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ इतना हार्श बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम यही बात मुझे प्यार से भी तो समझा सकते हो। ये सुनकर कृष के भाव अचानक और ज्यादा कठोर हो गए, जैसे उसके दिल में कहीं दर्द उठ रहा हो, जिसे उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। तुम यही बात मुझे प्यार से भी तो समझा सकते हो। आशी की बात सुनकर कृष के भाव अचानक और ज्यादा कठोर हो गए, जैसे उसके दिल में कहीं दर्द उठ रहा हो, जिसे उसकी आंखों में साफ देखा जा सकता था। उसने आशी के कंधे को और जोर से दबाते हुए कहा, प्यार और तुमसे? नो वे, तुम किसी के प्यार को कहाँ समझने वाली हो? अगर समझती होती तो तुमने मुझे वह दर्द ना दिया होता। अब मैं तुमसे कभी प्यार से बात नहीं कर सकता क्योंकि तुमने वह हक खो दिया है। ये सुनकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या बोल रहे हो? मैंने कौन सा हक खो दिया? तुम कल तक तो बहुत अच्छे थे।
एकदम प्यार से पेश आ रहे थे, फिर अचानक कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हो गया कि तुम इतने बदल गए? बोलो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लग गई? अगर ऐसा है तो देखो, मैं तुमसे कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझसे इस तरह का व्यवहार मत करो। मुझे अच्छा लगता है जब तुम मेरी केयर करते हो, जब तुम मुझसे प्यार से बात करते हो, लेकिन जब तुम मुझे डराते हो मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी देखो, तुमने मेरा कंधा दबा रखा है और मुझे दर्द हो रहा है। कहते हुए आशी की आंखों में आंसू थे। आशी की बात सुनकर कृष ने झटके से उसका कंधा छोड़ दिया। अब जाकर आशी को कुछ राहत मिली। कृष खिड़की से बाहर झांकने लगा क्योंकि वह अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तभी आशी ने कृष से कहा, साइको जी, क्या तुम रो रहे हो? देखो, मुझे पता है जब मैंने तुमसे कहा था कि क्या तुम वही इंसान हो जिसके बारे में बाबा ने मुझसे कहा था, तब से तुम्हारा व्यवहार बदला है। इसका मतलब तुम्हें वह बात अच्छी नहीं लगी। अगर ऐसा है तो मैं वह बात तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगी, लेकिन सच मानो तो मेरा दिल कहता है तुम वही हो। मैं तुम्हारे आसपास खुद को सेफ महसूस करती हूँ। आशी की बात सुनकर कृष्ण ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, शट अप फायरफ्लाई। मैं ये शब्द तुम्हारी जुबान से दोबारा नहीं सुनना चाहता। अगर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं वह इंसान नहीं हूँ जिसके बारे में तुम्हारे बाबा ने कहा था। मैं तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करता। मैं सिर्फ इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि रॉकी ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए कहा था, वरना मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी केयर करूँ। मैं सिर्फ अपने भाई के कहने पर तुम्हारे पास हूँ, तुम्हें सेफ रख रहा हूँ। ये सुनकर आशी के दिल में एक चुभन सी होने लगी। ना जाने क्यों ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हुई। आशी अपनी नम आंखों से कृष को देखते हुए बोली, इसका मतलब युवान को मारना, मेरी केयर करना, ये सब रॉकी के कहने पर है? हाँ, रॉकी के कहने पर मैं आया था। कृष ने झुंझलाहट में चिल्लाते हुए बोला। कुछ पल की खामोशी दोनों के बीच में छा गई। आशी को इस बात पर पूरी तरह विश्वास नहीं हो रहा था और कृष उससे नजर नहीं मिला रहा था। आशी कुछ देर सोचकर फिर बोली, लेकिन तुमने तो कहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मेरी केयर कर रहे हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे बुरे लोगों से बचाओगे, मेरा ख्याल रखोगे, मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक है। क्या तुमने उस प्रॉमिस को निभाने के लिए मुझे नहीं बचाया था? अगर रॉकी ने कहा नहीं होता तो क्या तुम मुझे बचाने नहीं आते? क्या तुम मुझे दर्द सहने के लिए युवान के पास छोड़ देते? क्या तुम अपने उस प्रॉमिस को कभी नहीं निभाते जो तुमने मुझसे किया था? तुमने तो कहा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तुम्हारा मुझे किस करना, मेरे करीब आना, मुझ पर हक जताना और मेरी केयर करना, ये सब झूठ था। क्या वह भी तुमने रॉकी के कहने पर किया? आशी इन बातों को कहते हुए बहुत इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में नमी थी। वह खुद नहीं समझ पा रही थी कि ये जानकर उसके दिल में दर्द क्यों हो रहा है कि कृष्ण ने अपने प्रॉमिस को निभाने के लिए नहीं, बल्कि रॉकी के कहने पर उसे बचाया है। ये बात उसे बहुत तकलीफ दे रही थी। कृष उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह खिड़की से बाहर झांक रहा था, लेकिन आशी को अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। उसने कृष के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, बोलो ना साइको जी, जवाब दो। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हारे वादे, वह बातें जो तुमने मुझसे कही थी, सब झूठ थे? क्या तुमने अपनी फायरफ्लाई से जो बातें कही थी वो सब झूठ थी? आशी के सवाल सुनकर अब कृष फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि अब उसका दिल फटा जा रहा था। उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, सब झूठ था। मैंने झूठ बोला था, खेल रहा था तुम्हारे साथ, तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा था। मैं तो तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। अगर तुमने उन सब बातों को सीरियस लिया है तो ये तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। वैसे भी मुझे बेवकूफ़ लड़कियां पसंद नहीं है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इस वक्त सिर्फ अपने भाई को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, इसीलिए स्टे अवे फ्रॉम मी। समझ गई फायरफ्लाई? आशी, मेरा नाम आशी है। मुझे फायरफ्लाई कहने का हक सिर्फ मेरे साइको जी को था और तुम मेरे साइको नहीं हो। तुम क्रिश डेविडसन हो, मेरे दोस्त रॉकी डेविडसन के भाई, और तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी हूँ। तो बेहतर होगा तुम सिर्फ मेरे साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ। किसी तरह का रिश्ता ना बढ़ाओ क्योंकि मैं खिलौना नहीं हूँ और ना ही मैं बेवकूफ़ हूँ। मुझे तुम्हारे एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है और अब से बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहना, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि रॉकी ने तुम्हें मुझे किस करने के लिए तो नहीं कहा होगा, मुझे टच करने के लिए तो नहीं कहा होगा। सो स्टे अवे फ्रॉम मी, यू अंडरस्टैंड? कहकर आशी गुस्से में तमतमाती हुई खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी यह हरकत कृष देखता ही रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आशी इतना गुस्सा कर सकती है। उसकी एक एक बात में पोनित था और कृष के पास अब कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक कि आशी ने उससे खुद को फायरफ्लाई कहने का हक भी छीन लिया था, जो कृष के लिए सचमुच किसी सदमे से कम नहीं था। थोड़ी देर में कार विला के आगे रुकी और आशी ने आव देखा ना ताव जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर कदम रख दिए। उसे इस वक्त अपने जख्मों का भी ख्याल नहीं था। अचानक उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ और आशी धड़ाम से वहीं गिर गई।
ये देखकर कृष को तो जैसे सदमा सा लग गया। वह जल्दी कार से निकलकर आशी के पास गया और परेशान होते हुए आशी को अपनी गोद में उठाकर उसे डांटते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें खुद कार से बाहर निकलने की? ये जानने के बावजूद कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, क्या तुम मेरे गुस्से को इनविटेशन देना चाहती हो फायरफ्लाई? आशी नाम है मेरा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मुझे फायरफ्लाई कहने का हक सिर्फ मेरे साइको को था। सो यू बेटर कॉल मी आशी। और हाँ, कोई अनजान इंसान मुझे बार बार टच करे मुझे ज़रा भी पसंद नहीं, क्योंकि मेरे साइको जी ने मुझे कहा था मुझे टच करने का हक सिर्फ उनका है, और उसके अलावा मैं अपने आप को किसी को भी टच नहीं करने दे सकती। तो बेहतर होगा तुम मेरे लिए किसी मेड या नर्स को अपॉइंट कर दो, या मुझे एक व्हीलचेयर ला कर दो ताकि मैं खुद अपने काम मैनेज कर सकूं। आशी की बातों में गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था। कृष के लिए यह एक और झटका था, क्योंकि आशी बड़ी ही मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रही थी। उसकी आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं था। शायद पहली बार किसी ने कृष की बोलती बंद की थी। वो आशी की बात का बिना कोई जवाब दिए उसे कमरे में लेकर गया और उसे बेड पर बिठा दिया। कृष बालकनी में जाकर किसी को कॉल करता है और फिर बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। थोड़ी ही देर में कृष फ्रेश होकर कमर पर टॉवल लपेटकर बाथरूम से बाहर निकला। कृष को नेक देखकर आशी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे काफी शर्म आ रही थी, क्योंकि कृष बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके गले के नीचे उतरते हुए उसकी मस्कुलर बॉडी पर जा रहा था, और उसकी परफेक्ट बॉडी आशी के दिल में हलचल मचा रही थी, जिसका कारण आशी खुद नहीं समझ पा रही थी। इस शर्म से बचने के लिए आशी अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके बैठ गई। आशी इस वक्त बैठे हुए ब्लैंकेट में सिर से लेकर पांव तक कवर थी। कृष को यह समझ नहीं आया कि आशी ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन अनजाने में ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। कृष आशी को एक नज़र देखकर क्लोजेट रूम में जाकर कपड़े पहन लेता है। जैसे ही कृष क्लोजेट रूम से बाहर आया, दरवाजे पर बेल रिंग हुई। कृष ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने आशी के लिए एक नर्स थी। कृष ने उस नर्स को आशी से मिलवाया और उसका ख्याल रखने की इंस्ट्रक्शन देकर आशी से बोला, मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, फायरफ्लाई आने में देर हो जाएगी, तब तक ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। तुम्हारा डिनर, ब्रेकफास्ट और दवाएं सब मैंने इसे समझा दिया है, और हाँ, यह मोबाइल है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। कहकर कृष ने आशी को एक मोबाइल बॉक्स दिया और तेज कदमों के साथ उस कमरे से बाहर चला गया। नर्स ने आशी को ग्रीट किया और अपना नाम एली बताया। एली ने आशी को व्हीलचेयर में बैठाकर पहले फ्रेश किया, फिर उसके कपड़े चेंज किए और हल्का ब्रेकफास्ट खिलाकर मेडिसिन दे दी। सब करने के बाद आशी ने एली से कहा, अब तुम सोफे पर आराम कर सकती हो। तभी आशी की नज़र मोबाइल पर गई। आज कृष पर भड़कने के बाद आशी का खुद का मूड ऑफ हो गया था, इसलिए उसने अपने अनाथ आश्रम में कॉल करके बाबा से बात करने की सोची और अनाथ आश्रम में कॉल मिलाया। कुछ देर बाबा से बात हुई। आशी का कॉल आया है ये जानकर अनाथ आश्रम के बाकी बच्चे भी एक्साइटेड होकर आशी से बात करने लगे। बातों ही बातों में आशी ने अपने अनाथ आश्रम के सबसे समझदार बच्चे बंटी से बात की। बंटी, जो इस वक्त 15 साल का था, आशी को छेड़ते हुए बोला, आशी, इतने दिन हो गए तुझे अमेरिका गए हुए, तेरा कोई बॉयफ्रेंड बना या नहीं? ये सुनकर आशी ने हैरान होते हुए कहा, सब लोग बॉयफ्रेंड के बारे में ही बात कर रहे हैं, पहले मुझे ये तो बताओ बॉयफ्रेंड होता क्या है? ये सुनकर बंटी ने अपने सिर पर टपली मारते हुए कहा, अरे ढक्कन, तुझे अभी तक नहीं पता बॉयफ्रेंड क्या होता है? बॉयफ्रेंड हमारा ख्याल रखता है, हमसे प्यार करता है और बाद में हम उससे शादी कर लेते हैं। ये सुनकर आशी के दिमाग की बत्ती जली और उसने बंटी से पूछा, और क्या क्या करता है? तू मुझे बताना प्लीज, मुझे जानना है। अच्छा एक बात बता, अगर कोई लड़का कहे कि वह मेरा बॉयफ्रेंड है और बाद में अचानक कहे वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तो क्या मतलब होता है? गहरी सोच में डूब के बंटी ने जवाब दिया, हम इसका मतलब यह है कि या तो वह तुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, तुझसे सिर्फ टाइम पास कर रहा था, या फिर ये भी हो सकता है कि वह मजबूरी में आकर तुझसे दूर है। हाँ, यही दो बातें हो सकती हैं। अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन ये कैसे पता करें कि वह हमसे टाइम पास कर रहा था, यह मजबूरी में दूर है? आशी ने एसीपी प्रद्युम्न की तरह हाथ हिलाकर पूछा, जिस पर बंटी ने भी किसी जासूस की तरह ही जवाब दिया। इसके लिए एक आइडिया है, अगर वह तेरी केयर करता है, तुझे चोट लगने पर उसे भी बुरा लगता है, तो इसका मतलब है वह तेरे लिए ईमानदार है। लेकिन अगर वह सिर्फ अपने काम से काम रखता है, तुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, तो तुझे समझ जाना चाहिए कि वह तेरे साथ टाइम पास कर रहा है। फिर बंटी अपने स्टाइल में नॉर्मली बोला, अरे तू सीरियल और फिल्में नहीं देखती क्या? अगर तुझे बॉयफ्रेंड के बारे में ज़्यादा जानना है तो तू बॉलीवुड की 2-4 फिल्में देख ले, तुझे सब समझ आ जाएगा। फिल्में? कौन सी फिल्में? प्लीज़ मुझे कोई 2-4 नाम सजेस्ट करना, मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, आशी ने बंटी से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। जवाब में बंटी बोला, अरे इंडियन होकर तुझे बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्में नहीं पता? तू क्या करेगी रे आशी? अच्छा सुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कहो ना प्यार है, और भी कुछ फिल्में हैं, तू उन्हें देख।
तुझे रोमांस के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन एक बात बता, तू यह एक्सपेरिमेंट किसके साथ करने वाली है? कहीं तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? बंटी ने वापस जासूस की तरह शक करते हुए आशी से पूछा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बंटी, वह तो बस मुझे बॉयफ्रेंड के बारे में जानने का मन हुआ। अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ, यहाँ तो रात हो गई है ना, मैं सोने जा रही हूँ। और बाइक पकड़े जाने के डर में आशी ने झट से कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और राहत की एक लंबी सांस ली। अब उसके दिमाग में शैतानी आइडिया आ रहे थे और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी शरारत भरी मुस्कान आ गई। क्रिश अपने अड्डे पर राका से मिलने आया। हमेशा की तरह उसका ऑरा बहुत ही खतरनाक था। चेहरा हद से ज्यादा कोल्ड, नीली आंखों में कोई इमोशन नहीं। वह एक बड़े से ब्लैक लेदर सोफे पर किसी राजा की तरह बैठा था। राका उसके सामने खड़े होकर उसे सभी अपडेट दे रहा था, उनकी गैर कानूनी स्मगलिंग और हथियारों की डीलिंग के बारे में बताने के बाद क्रिश ने राका से कोल्ड वॉइस में पूछा, उसकी कुछ खबर? यस किंग, वह आ चुका है। अपने बेटे की हालत देखकर वह पूरी तरह पागल हो चुका है और अब वो पागलों की तरह उस लड़की आशी को ढूंढ रहा है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि उसे वहां से किसने बचाया, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि यह सब उस लड़की के कारण ही हुआ है। फिलहाल उसे नहीं पता कि यह काम आपका है, लेकिन ज्यादा दिन तक ये बात उससे छुपी नहीं रहेगी। उसने अपने खास जासूस आशी के पीछे लगाए हैं। वो कॉलेज से उसकी पर्सनल डिटेल्स निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके कहने के मुताबिक हमने आशी की डिटेल्स को पहले ही डिलीट कर दिया था और उसकी फाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसलिए फिलहाल आशी की फोटो उसके पास नहीं है। लेकिन कहते कहते राका अचानक रुक गया। लेकिन क्या, साफ साफ बोलो, क्रिश ने कठोर शब्दों में पूछा। पता नहीं कहां से उसे उसके दोस्तों की खबर मिल चुकी है और आशी का दोस्त जॉश गायब है। हमने उस पर नजर रखी थी, लेकिन उसकी कोई खबर हमें नहीं मिली। उसके बाकी दोस्तों पर आपके कहे मुताबिक हमने नजर रखी हुई है। फिलहाल तो कोई सस्पेक्ट उनके आसपास नजर नहीं आया, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है कि वह लोग भी मुसीबत में फंसने वाले हैं। राका की बात को क्रिश बहुत गौर से सुन रहा था और मानो अभी से उसके दिमाग में आगे की प्लानिंग चल रही थी। दोस्तों पर मुसीबत आने की बात पर क्रिश को रॉकी का ख्याल आया, क्योंकि वो भी आशी का दोस्त है। क्रिश अच्छे से जानता था कि एक खतरा उसके अपने भाई के ऊपर भी मंडरा रहा है। राका ने आगे बताया, हमें एक खास जानकारी मिली है कि आशी के दोस्त अथर्व और नताशा की फैमिली की दुश्मनी युवान खन्ना के बाप से है। कोई फैमिली इशू है? इस फाइल में उनकी फैमिली की पूरी डिटेल है। कहते हुए राका ने क्रिश के आगे अथर्व और नताशा की फैमिली की फाइल रखी। क्रिश ने एक नज़र उस फाइल को देखा और पढ़ते ही हैरान हो गया। ये तो राका, आयुषो, अथर्व और नताशा के मॉम डैड यही हैं। ऑफ कोर्स किंग, हमने बहुत अच्छे से डिटेल्स निकलवाई और वेरीफाई भी की हैं। राका की बात सुनकर क्रिश एक बार फिर फाइल को देखते हुए अपने आप से बोला, ये तो डैड के दोस्त हैं। निकिता आंटी और अंकल रुद्र प्रताप सिंघानिया। इनकी फैमिली की दुश्मनी युवान खन्ना के डैड से कैसे हो सकती है? कुछ तो खिचड़ी पक रही है यहाँ। फिर कृष्ण ने राका से कहा, राका, मुझे इनकी पर्सनल दुश्मनी की वजह जाननी है और आशी के दोस्तों पर नजर रखो, उन्हें प्रोटेक्ट करो, स्पेशली समर को, क्योंकि आशी के सबसे ज्यादा करीब वही है और उस पर ही खतरा बना हुआ है। अगर जरूरत पड़े तो उसे गायब कर दो। मैं आशी की सिक्योरिटी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता। ओके किंग, कहकर राका वहां से चला गया और कृष्ण ने अपनी आंखें बंद करके सोफे के हेड रेस्ट पर अपना सिर टिकाकर कर अपने आप से कहा, लगता है अतीत में जाने का समय आ गया है। जिन लोगों से मैंने दूरी बना रखी थी, कहीं आशी का पास्ट उन लोगों से तो नहीं जुड़ा है? मुझे पता करना होगा। फायरफ्लाई, तुम्हारे पास्ट में कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही मिस्टीरियस है। इधर दूसरी तरफ नताशा अपने मॉम डैड से कॉल पर बात कर रही थी और बातों ही बातों में उन्होंने आशी की किडनैपिंग के बारे में बता दिया था कि युवान खन्ना ने कैसे आशी को किडनैप किया था, लेकिन रॉकी के भाई ने उसे बचा लिया। ये सुनकर रुद्र और नताशा दोनों हैरान थे। युवान खन्ना की पावर के सामने एक नॉर्मल से इंसान ने युवान से आशी को कैसे बचाया? ये तो वही हाल हुआ कि मगरमच्छ के मुंह से किसी ने उसका निवाला छीन लिया। रुद्र ने हैरान होते हुए नताशा से पूछा, बेटा ये रॉकी कौन है? और उसका भाई, वो कौन है? जवाब में नताशा ने एक्साइटेड होते हुए बताया, पापा, आपने रॉकी और क्रिश डेविडसन के बारे में तो सुना होगा। रॉकी एक बड़ा पॉप स्टार है और उसका भाई क्रिश डेविडसन एक बहुत बड़ा फिल्म स्टार है। आपको पता है, वह लोग हमारे दोस्त हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने बड़े सुपरस्टार हमारे दोस्त हैं और यह सब आशी की वजह से हुआ। लेकिन पापा, मुझे रॉकी को देखकर ऐसा लगता है जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर रुद्र और निकिता के होश ही उड़ गए। उन्होंने अपनी हैरानी को छुपाते हुए नताशा से पूछा, नताशा बेटा, क्या रॉकी डेविडसन और क्रिश डेविडसन के डैड का नाम राहुल दीवान है? ये सुनकर नताशा ने कुछ सोचते हुए कहा, आई डोंट नो डैड, बट यस, रॉकी बहुत अच्छी हिंदी बोलता है। नताशा से यह जानने के बाद निकिता और रुद्र कुछ कुछ बात तो समझने लगे थे, लेकिन अभी वह पूरी तरह से शो नहीं थे। नताशा ने अपने मॉम डैड को आशी के बारे में इतना ही बताया था कि वह इंडियन है, अनाथ आश्रम में पली बड़ी है और नताशा की बहुत अच्छी दोस्त है।
नताशा के डैड रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी क्यूट नत्तू, तुमने अपनी दोस्त के बारे में इतनी बात की है लेकिन अब तक हमें उसकी फ़ोटो नहीं दिखाई। हम भी जानना चाहते हैं तुम्हारी वह दोस्त कौन है। इस पर नताशा ने मुस्कुराते हुए बोली, जरूर पापा, अभी अभी उसने हमारे कॉलेज का डांस कंपटीशन जीता है। मैं आपको कंपटीशन की पिक भेज रही हूँ, उसमें देखिए वह बहुत क्यूट है। आशी की फोटो देखकर निकिता और रुद्र के पैरों तले जमीन निकल गई। हैरानी से उनकी आंखें फटी रह गई। निकिता की आंखों में तो आंसू ही आ गए, उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से आकर अथर्व ने कहा, नतू, तू किससे बात कर रही है? नताशा ने मुस्कुराकर बताया, मॉम डैड से बात कर रही हूँ भाई, उन्हें आशी को देखना था तो मैंने उसकी पिक सेंड की। ठीक है, दो इधर मैं भी मॉम डैड से बात करूं, कहकर अथर्व ने फोन ले लिया। इस वक्त निकिता बहुत इमोशनल थी। अथर्व ने मुस्कुराते हुए रुद्र को ग्रीट करते हुए कहा, डैड कैसे हैं आप? और मॉम कैसी है? और वहाँ सब कैसा है? अथर्व के सवालों पर रुद्र ने घबराते हुए कहा, यहाँ तो सब ठीक है अथर्व बेटा, लेकिन तुम लोग जहाँ हो इस वक्त वहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जिसका डर था वही होने वाला है। आप कहना क्या चाहते हैं डैड? साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? अथर्व ने परेशान होते हुए पूछा। तो जवाब में रुद्र ने घबराते हुए कहा, कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है अथर्व, मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। हम लोग आज ही अमेरिका के लिए निकल रहे हैं, लेकिन तब तक तुम अपना और नताशा का ख्याल रखना। पूरी कोशिश करना कि तुम लोग घर पर ही रहो, कहीं बाहर ना निकलो। और हाँ, अपने गार्ड्स को एक्टिव रखो जब तक हम वहां नहीं आ जाते। अथर्व ने कंफ्यूज होते हुए बोला, बट डैड बात क्या है? साफ साफ कहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, कुछ भी समझाने का वक्त नहीं है अथर्व, जैसा कहा है वैसा करो, घर पर ही रहो, खुद को और नत्तू को सेफ रखो, हम आ रहे हैं। आकर तुम्हें सब बताएंगे। अच्छा ये बताओ, आशी इस वक्त कहाँ है? रुद्र ने पूछा। आशी? आप उसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? क्या नताशा ने आपको कुछ बताया डैड? इस लड़की के पेट में कुछ नहीं पचता, अथर्व ने नताशा को घूरते हुए कहा, जिसे देखकर नताशा चिढ़ते हुए मुंह बना लिया। कॉल की दूसरी तरफ से रुद्र ने डांटते हुए कहा, शट अप अथर्व, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो, तुम तो हमें कुछ बताते नहीं हो। इतना सीरियस मामला हो गया और तुमने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम्हें तो मैं आकर देखता हूँ, पहले ये बताओ आशी कहाँ है? वह सुरक्षित तो है? रुद्र की गुस्से भरी आवाज सुनकर अथर्व एक पल के लिए कांप गया, क्योंकि रुद्र अथर्व पर कभी भी गुस्सा नहीं होते थे। अब अथर्व ने मामले को सीरियस समझते हुए जवाब दिया, डैड एक्चुअली उसे किसी ने किडनैप कर लिया था, लेकिन अब वह सुरक्षित है और क्रिश के पास है। अभी तक तो हम भी उससे नहीं मिले हैं, लेकिन हमारी उससे वीडियो कॉल पर बात हुई थी, वो ठीक है। ये सुनकर रुद्र ने एक चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड वह सुरक्षित है। अथर्व मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, अब सिर्फ नताशा ही नहीं, आशी भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम क्रिश से कहना वह उसका ध्यान ठीक से रखें, हम अभी निकल रहे हैं। लेकिन डैड बात क्या है? कहते हुए अथर्व ने परेशान होकर जैसे ही सवाल पूछा, रुद्र ने बिना कोई जवाब दिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। कॉल रखते ही निकिता फूट फूट कर रोते हुए रुद्र के गले लग गई और रोते हुए बोली, रुद्र, रुद्र आशी, हमारी आशी, वह जिंदा है। हे भगवान, इतने सालों में हमें पता ही नहीं चला और हमारी आशी अनाथों की तरह। हमने तो आज तक सोचा था कि खुशी और अक्षत के साथ वो भी, लेकिन वह जिंदा है। रुद्र, मुझे अभी आशी से मिलना है, मेरी बच्ची, मेरी खुशी की आखिरी निशानी। कहीं वह शैतान उसे कुछ। नहीं नहीं, इस बार नहीं। रुद्र, उसे बचाना होगा, वरना मैं खुशी को क्या मुंह दिखाऊंगी। रुद्र, मुझे अभी आशी के पास जाना है, मुझे अभी के अभी ले चलो, मेरी बच्ची के पास। इतने सालों से जमा हुआ सैलाब मानो आज फूट पड़ा। निकिता इस कदर रोई। रुद्र निकिता के सर पे हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो निकिता, सब ठीक हो जाएगा। आशी सुरक्षित है और तुम्हें पता है उसे किसने बचाया है? उसे उसके किंग ने बचाया है। अब वह सही हाथों में है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि उस हादसे के बाद आशी इंडिया वापस कैसे पहुंची और अनाथ आश्रम में कैसे पली बढ़ी। क्या उसे अपने अतीत के बारे में पता है? और सबसे बड़ी बात, क्या क्रिश को उसके बारे में पता है? एक मामूली से हॉलीवुड एक्टर ने युवान खन्ना से टकराने की कोशिश कैसे की, ये जानने के बावजूद कि उसका बाप कौन है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हमें अमेरिका जाकर ही मिलेगा। हम अभी और इसी वक्त अमेरिका के लिए निकल रहे हैं। तुम तैयारी कर लो, मैं जेट रेडी करवाता हूँ। अब अतीत अपने आप को नहीं दोहराएगा निकिता, इस बार आशी को कुछ नहीं होगा। हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे, आखिर वह हमारे दोस्त और भाई की आखिरी निशानी है। ऐसा कहकर रुद्र जल्दी से जेट रेडी करवाने के लिए अपने असिस्टेंट को कॉल करने निकल गया और निकिता रोते हुए हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, थैंक यू सो मच भगवान, मेरी आशी को जिंदा रखने के लिए। बस उसे सुरक्षित रखिए जब तक हम वहां ना पहुंच जाए। आशी मेरी बच्ची, अब मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी। कहकर निकिता ने अपने आंसू पोंछे और अमेरिका जाने की तैयारी में लग गई। इधर दूसरी तरफ
अथर्व अपने नाखून चबाते हुए गोल गोल चक्कर लगाते हुए परेशान होकर अपने आप से बोला, डैड इतने परेशान क्यों लग रहे थे? आखिर बात क्या है और वह आशी की सिक्योरिटी को लेकर चिंता क्यों कर रहे थे? आखिर ऐसा भी क्या हुआ जो डैड तुरंत अमेरिका के लिए निकल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। क्रिश के विला में आशी बेड पर पेट के बल लेटकर मोबाइल में बॉलीवुड की सभी रोमांटिक मूवीज देख रही थी और अब उसे धीरे धीरे रोमांस और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप के बारे में समझ आ रहा था। इधर आशी शांति से एक कमरे में मस्ती कर रही थी और दूसरी तरफ धीरे धीरे हर एक राज पर से पर्दा उठ रहा था और उसकी जिंदगी में हलचल शुरू होने वाली थी। रात 1:30 बजे आशी मोबाइल देखते देखते ही सो गई। नज सोफे पर उसके सामने ही लेटी हुई थी। लगभग रात के 2:30 बजे क्रिश आशी के कमरे में आया। रात 1:30 बजे आशी मोबाइल देखते देखते ही सो गई। नज सोफे पर उसके सामने ही लेटी हुई थी। लगभग रात के 2:30 बजे क्रिश आशी के कमरे में आया। उसने देखा आशी पेट के बल लेटी हुई ही सो गई है। उसके पैर कहीं और चेहरा कहीं है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर की कुत्ते बिल्ली के प्रिंट वाला नाइट सूट पहन रखा है। सिर पर बने हेयर बैंड और चेहरे पर बिखरे हुए खुले लंबे बाल। एक छोटे से टेडी बियर को सीने से लगाए हुए वह अस्त व्यस्त हालत में सोई हुई है। क्रिश ने एक नज़र सोफे पर सोई नस को देखा, फिर धीरे से कमरे में आया और नस के पास गया। उसने अपनी उंगली से धीरे से नस के सिर पर टैप किया तो नस झटके से उठी, लेकिन जैसे ही कुछ बोलने को हुई क्रिश ने उसके मुंह पर उंगली रखकर उसे शांत रहने का इशारा किया ताकि आशी की नींद डिस्टर्ब ना हो। फिर धीरे से नस को बगल वाले रूम में जाकर सोने के लिए इशारा किया। क्रिश का ऑर्डर पाते ही नस धीरे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। अब क्रिश आशी के पास आया। इस वक्त आशी के सामने मोबाइल में एक विलन मूवी प्ले हो रही थी। क्रिश ने धीरे से आशी को उठाकर उसे सीधा लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर किया। तभी आशी ने नींद में करवट लेते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और साथ ही वह कुछ बड़बड़ा रही थी। सही को जी, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे डांटा, मैं तुम्हारे बाल नोच लूंगी। आशी के मुंह से यह शब्द सुनते ही क्रिश हैरान रह गया। फिर उसने घूरकर गुस्से में आशी को देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने फायरफ्लाई? एक बार फिर से कहो। लेकिन इस बार आशी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्रिश ने एक नज़र उसे देखा। अब उसे समझ आया कि आशी नींद में बड़बड़ा रही थी। क्रिश इस बार उसकी मासूमियत को देखता ही रह गया। वह चाहकर भी अपनी नज़र उसके चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। तभी मोबाइल पर गाना प्ले होने लगा, जिसके बोल सुनकर क्रिश को लगा होगा कि ये बोल जैसे उसके लिए ही लिखे गए हैं। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है। जज्बात नए मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है। एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। क्रिश इन लाइंस के साथ रिलेट करता हुआ आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करने लगता है। किसी शायर की गजल जो दे रूह को सुकून के पल। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। आशी को देखते हुए क्रिश के दिल में बहुत सारे जज्बात उमड़ रहे थे, जिन्हें वह शांत करने की कोशिश कर रहा था। जैसे कोई किनारा देता हो सहारा, मुझे वो मिला किसी मोड़ पर। कोई रात का तारा करता हो उजाला, वैसे ही रोशन करे वो शहर। दर्द मेरे वो भुला ही गया, कुछ ऐसा असर हुआ, जीना मुझे फिर से वो सिखा रहा। लाख कोशिश के बाद भी क्रिश खुद को रोक नहीं पाया और उसने झुककर आशी के होठों पर किस कर लिया। उसने आशी का मासूम चेहरा देखते हुए अपने आप से कहा, काश तुम मेरे भाई की जिंदगी में ना आई होती फायरफ्लाई, तो सारी दुनिया से तुम्हें चुरा लेता। पर अफसोस, तुम उसकी जिंदगी में आई जिससे मैं लड़ नहीं सकता। मुस्काता ये चेहरा देता है जो पहरा, जाने छुपाता क्या दिल का समंदर। औरों को तो हरदम साया देता है, वो धूप में है खड़ा खुद मगर। क्रिश आशी को देखते हुए खुद से कहता है, अगर तुम मेरे भाई की जिंदगी में नहीं आई होती तो मैं तुमसे सारे वादे पूरे करता फायरफ्लाई। तुम पर किसी की नज़र भी नहीं पड़ने देता। मैं अपना वादा पूरा करूंगा फायरफ्लाई, तुम्हारी रक्षा करूंगा, लेकिन प्यार नहीं कर सकता क्योंकि तुम किसी और की अमानत हो। चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तू बता दे क्या है इरादा तेरा। तुम्हारा साइको अब चाह कर भी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता और तुमसे दूर होने का दर्द मुझे तकलीफ दे रहा है। ये किस्मत तुमने खुद चुनी है, क्यों किया तुमने ऐसा फायरफ्लाई। काश तुम सिर्फ मेरी बनकर रहती, मैं परिंदा बेज़ब था उड़ा जो दरबदर। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, नए मौसम की सहर या सर्द में दोपहर। कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। क्रिश आशी के चेहरे को देखते हुए यूं ही उसके बगल में लेट गया। आशी ने उसका हाथ अपने गाल के नीचे दबा रखा था और आशी के करीब यूं ही लेटे लेटे कब उसे भी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह क्रिश की आंख सुबह 7 बजे खुली। आंख खोलते ही उसके सामने मासूम और खूबसूरत आशी का चेहरा था। वह कुछ पल उसे देखता ही रहा। सुबह की पहली किरण के साथ आशी का चेहरा बहुत ही मासूम लग रहा था। फूले फूले गाल जो इस वक्त हल्के गुलाबी हो गए थे, चेहरे पर बिखरे हुए कुछ बाल, बालों में बंधा हेयर बैंड, छोटी सी नाक जिस पर हल्की रेडनेस आ चुकी है।
उसका ये रूप क्रिश को अपनी तरफ खींच रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने धीरे से आशी के फोरहेड पर किस करके उसे गुड मॉर्निंग विश किया। अचानक क्रिश उठने को हुआ, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ उसके ऊपर कुछ भारी सा है। उसने अपनी नज़र उठाकर देखी तो पाया आशी उसके सीने से लिपट कर सोई है और उसका एक पैर क्रिश की कमर पर है। क्रिश ने धीरे से आशी का पैर खुद से दूर किया और खुद बाथरूम जाकर फ्रेश होने लगा। थोड़ी ही देर में क्रिश बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। इस वक्त उसने अपनी कमर पर टॉवल लपेट रखा था और दूसरे टॉवल से अपने बाल पोंछ रहा था। उसकी परफेक्ट बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। क्रिश जैसे ही बाहर आया, उसकी नज़र सामने बेड पर बैठी हुई आशी पर पड़ी, जो अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाकर क्यूट सी शक्ल बनाकर जम्हाई ले रही थी और क्रिश को देखते ही बड़ी ही मासूमियत से बोली, गुड मॉर्निंग साइको जी। क्रिश उसे कुछ पल देखता ही रह गया, फिर अपनी नज़र दूसरी तरफ करते हुए बोला, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करके तुम्हें मेडिसिन लेनी है। क्रिश की बात सुनकर आशी ने क्रिश को गौर से देखा और देखती ही रह गई, क्योंकि क्रिश बहुत ही डैशिंग और हैंडसम लग रहा था। उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर आशी ब्लश करने लगी। वह खुद नहीं जान रही थी उसे क्या हो रहा है, बस उसने अपना चेहरा शर्म से नीचे कर लिया। उसके पेट में गुदगुदी हो रही थी, मानो बटरफ्लाई नाच रही हो। तभी दरवाजे पर नज ने नॉक किया। क्रिश ने जाकर दरवाजा खोला। नज ने अपने सामने क्रिश की हैंडसम बॉडी देखी तो देखती ही रह गई। उसके सामने एक हॉलीवुड सुपरस्टार था जो बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, तो वह भला कैसे ना देखती। नज की नज़र क्रिश की बॉडी पर ही टिकी हुई थी, जो देखकर आशी को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसने नज का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए कहा, हाँ जी बोलो क्या बात है। आशी की आवाज़ सुनकर नज का ध्यान टूटा और उसने बड़े ही पोलाइट तरीके से आशी से कहा, मैम आपके फ्रेश होने का समय हो गया। ना जाने आशी के मन में क्या आया, उसने नज से कहा, तुम जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाती हूँ। पर मैम, नज ने कहने की कोशिश की, तभी उसकी बात काट दी। मैंने कहा ना तुम जाओ, आशी ने कमांडिंग टोन में कहा। आशी की बात सुनकर नज ने एक नज़र क्रिश को देखा। क्रिश को भी कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी पलकें झपकाकर नज को वहां से जाने का इशारा किया और वो चली गई। क्रिश ने दरवाजा बंद करते हुए आशी से पूछा, तुमने नज को क्यों भेजा? तुम्हें फ्रेश नहीं होना क्या? होना है, लेकिन उससे नहीं, तुमसे। चलो इधर आओ और मुझे गोद में उठाकर बाथरूम ले जाओ। कहते हुए आशी ने अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठा दिए। ये सुनकर क्रिश को एक झटका लगा। उसने आशी से कहा, तुम पागल हो गई हो? मैं क्यों करूं? नज है ना, वह करेगी। मैं उसे बुलाता हूं। कहकर क्रिश जैसे ही दरवाजे की तरफ गया, आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, जी नहीं, मुझे वो नहीं तुम चाहिए। तुम मेरी हेल्प करोगे जैसे कल किया था। वॉट? तुम्हें उसकी हेल्प क्यों नहीं चाहिए? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्रिश ने हैरानी जताते हुए पूछा, जिस पर आशी मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, हाँ प्रॉब्लम है। मुझे उसका टच अच्छा नहीं लगता। तुम मेरी हेल्प करो ना, जैसे कल किया था। क्या तुम्हें उसका टच अच्छा नहीं लगता? तो मैं दूसरी नस बुलाता हूँ, तुम रुको। कहकर क्रिश ने जैसे ही फोन उठाना चाहा, आशी ने फिर अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे दूसरी नस की क्या जरूरत है? तुम हो ना, मुझे तुम्हारे हाथों से फ्रेश होना है बस, और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं फ्रेश नहीं होंगी और ऐसे ही दिन भर बैठी रहूंगी। आशी ने जिद करते हुए कहा। ये शब्द क्रिश के लिए एक बड़ा झटका था। उसने थोड़ा नाराजगी जताते हुए आशी से कहा, तुम्हें हो क्या गया है फाइल अप्लाई? तुम ठीक तो हो? कल ही तो तुमने कहा था कि मैं तुम्हें टच भी ना करूं। तुम्हारे करीब आना तो दूर की बात है, तो अब अचानक क्या हुआ? हाँ कल मैंने गुस्से में कह दिया था, लेकिन अब मैं ही कह रही हूँ, तुम ही चलोगे मेरे साथ? आशी ने प्यार से कहा। ये सुनकर क्रिश गुस्सा करते हुए बोला, तुम पागल हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब नज आ गई है वही करेगी, नहीं तो बैठी रहो यही। कहकर क्रिश कपड़े पहनने के लिए क्लोजेट में जाने लगता है। तभी आशी रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम बहुत बुरे हो। मासूम बच्ची के हाथ पैर नहीं चल रहे तो तुम भाव खा रहे हो। तुमने कहा था तुम मेरा ख्याल रखोगे और अब ऐसे कर रहे हो। काश मैं घर पर होती तो मुझे तुमसे रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। समर ही मेरी हेल्प कर देता, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते, मुझसे पल्ला झाड़ना चाहते हो। मुझे अभी घर जाना है, अभी के अभी घर जाना है। आशी ने फ्लो में तो कह दिया था, लेकिन वह ये देखना भूल गई थी कि समर की हेल्प लेने वाली बात सुनकर क्रिश का चेहरा हद से ज्यादा सर्द हो चुका है। उसने गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कस ली और दांत पीसते हुए टॉवल सोफे पर फेंककर तेज कदमों से आशी के पास आया और उसके दोनों कंधों को पकड़कर झकझोरते हुए बोला, क्या कहा तुमने? तुम समर की हेल्प लेती, तुम उसे अपनी बॉडी शो करती, उसे खुद को टच करने का, अपने करीब आने का मौका देती। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा सोचने की? अगर तुमने ऐसा किया तो मैं समर की जान ले लूंगा और तुम्हारी भी। समझी तुम? आज के बाद ये ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मेरा। कहते हुए क्रिश के शब्द वहीं रुक गए, लेकिन आशी उसके शब्दों को सुनकर मुस्कुरा रही थी। उसे अपने कंधे में दर्द तो हो रहा था, लेकिन क्रिश से वह जो सुनना चाहती थी उसने सुन लिया था। उसने अपना मासूम सा चेहरा बनाकर क्रिश से कहा, तो करो ना मेरी हेल्प साइको जी। आशी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठा दिया।
ताकि कृष उसे अपनी गोद में उठा सके। जलन में अंधा कृष भी उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाया और आशी की चाल में आते हुए उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। कृष हीरो की तरह आशी को बाहों में उठाकर बाथरूम लाया और शेल्फ पर बिठा दिया, फिर एक छोटे टब में पानी और स्पंज लेकर आया। आशी के कपड़े खोलते वक्त कृष पहली बार ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो काफी बेचैन था, बार बार अपने हाथों को आशी की तरफ बढ़ाता और फिर पीछे खींच लेता। आशी उसका बिहेवियर देख रही थी। कृष ने लगभग 4-5 बार ऐसा कर दिया था। ये देखकर आशी अब चिढ़ते हुए बोली, जल्दी करो ना, दिन भर बाथरूम में ही रहने का इरादा है क्या? आशी की बात सुनकर कृष भी चिढ़ते हुए बोला, हाँ कर रहा हूँ। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। अब कृष के दिल की धड़कन तेज हो रही थी और आशी आराम से बैठे कृष की हैंडसम बॉडी को देख रही थी। क्योंकि कृष ने इस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, उसने नीचे सिर्फ टॉवल लपेट रखा था। आशी एकटक उसकी बॉडी को देख रही थी। कृष बड़ी हिम्मत करके आशी के टॉप को निकालकर साइड करता है। अब आशी की अपर बॉडी पर सिर्फ ब्रा थी। आशी के खूबसूरत शरीर को देखकर कृष के अंदर अब हलचल मचने लगी थी, उसे अभी पसीना आने लगा था। दरअसल कृष पहले आशी के करीब जाता था उसे अपना समझकर, उस पर अपना हक समझकर, लेकिन अब उसने कहीं ना कहीं आशी को किसी और की अमानत समझ लिया था और अब उसके हिसाब से उन दोनों के बीच वैसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। उसकी भावनाओं से अनजान आशी अपने पैर लटका कर हिलाते हुए कृष से बोली, साइको जी एक बात पूछूं, क्या तुम सचमुच एक हॉलीवुड एक्टर हो? इस सिचुएशन में कृष का गला सूखने लगा था। आशी के सवाल का जवाब देने से पहले उसे एक खाली घूंट भर के अपना गला तर किया और अपने हाथों को पीछे ले जाकर आशी की ब्रा खोलते हुए बोला, ये कैसा सवाल है, क्या तुम नहीं जानती? बिल्कुल, मैं एक हॉलीवुड एक्टर हूँ। अच्छा तो फिर तुम्हारे तो बहुत सारे फैन होंगे, तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा भी होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा सा घर? आशी ने सोचते हुए पूछा। जवाब में कृष स्पंज अपने हाथ में लेकर आशी को क्लीन करते हुए बोला, हाँ मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मेरे पास गाड़ी बंगला सब है। तो फिर तुम चोरी क्यों करते हो? क्या इतने सारे पैसों से तुम्हारा मन नहीं भरता? आशी की बात सुनकर कृष उसके चेहरे की तरफ देखते हुए गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं चोर नहीं हूँ। खबरदार जो दोबारा मुझे चोर कहा तो। इस बात पर आशी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अगर चोर नहीं हो तो क्या हो? क्या तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो और छुपकर पुलिस के लिए काम करते हो, जैसा मैंने कल रात को फिल्म में देखा था? हीरो सीक्रेट एजेंट होता है लेकिन लोगों को नहीं पता और छुप छुप कर अपने देश की रक्षा करता है, क्या तुम वैसे हो? ये सुनकर कृष ने अपनी आंख दिखाकर गुस्सा करते हुए आशी से कहा, नहीं, मैं कोई सीक्रेट एजेंट भी नहीं हूँ, मैं उन लोगों की पहुंच और तुम्हारी सोच से बहुत दूर हूँ। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है, तालिया। लेकिन जब चोर नहीं हो, सीक्रेट एजेंट नहीं हो, तो क्या हो तुम? आशी ने मासूमियत से पूछा। जवाब में कृष पौंज रखते हुए बोला, वह तुम नहीं जानो तो ही बेहतर होगा फायरफ्लाई, क्योंकि मेरे बारे में जानने वाला मुसीबत में फंस जाता है। कहते हुए कृष ने धीरे से आशी को अपनी गोद में लेकर उसकी स्कर्ट निकाल दी और उसे बात देने लगा। आशी जो अभी बातें करने में बिजी थी, मासूमियत से बोली, पता है साइको, तुम ना बहुत हैंडसम हो, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। कैथी ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले भी बताया था पर मैंने ही ध्यान नहीं दिया। तुम्हें पता है वह तुम्हारी कितनी बड़ी फैन है, अगर वह तुम्हें देखेगी तो बेहोश ही हो जाएगी। आशी की बात पर कृष ने उसे देखते हुए कहा, ये ऋतिक रोशन कौन है? अरे तुम्हें ऋतिक रोशन नहीं पता? वह ना हमारे इंडिया का बहुत बड़ा हीरो है, मेरा फेवरेट। क्या डांस करता है, क्या एक्शन करता है, धिशुम धिशुम धिशुम। तुम्हें पता है धूम मूवी में उसने कितनी अच्छी बाइक चलाई थी, एकदम व्रू 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 करके पुलिस चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाई थी। कहते हुए आशी अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लेकर अपने हाथ हिलाते हुए कृष को पूरे एक्शन दिखा रही थी। लेकिन आशी इस बात से अनजान थी कि उसके इस एक्शन से उसकी बॉडी में कितने ही मूवमेंट हो रहे हैं, जो कृष को हद से ज्यादा एक्साइट कर रहे हैं। आशी की ब्रेस्ट लगातार हिल रही थी, जिस पर ना चाहते हुए भी कृष की नज़र चली जा रही थी और अब उसकी हालत खराब हो रही थी, उसका कंट्रोल छूट रहा था। उसने अपनी आंखें मीचकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए आशी को डांट कर कहा, शट अप फायरफ्लाई, शांति से बैठो वरना तुम्हारे जख्मों पर पानी चला जाएगा। ओ सॉरी, हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तुम्हें पता है उसकी जो एक फिल्म है ना, क्रिश क्रिश क्रिश, वो तो तुम्हारे नाम से मैच हो गई। अरे वाह, हाँ तो उसमें ना वह सुपर हीरो होता है और क्या उड़ता है। एक बार एरोप्लेन हवा में ही खराब हो गया था और उसने उड़ते हुए जाकर एरोप्लेन को संभाल कर उसे अच्छे से लैंड कराया। वह ना हवा की स्पीड से दौड़ता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। उसमें ना बहुत सारे सुपर विलन थे, छिपकली मैन, मेढक मैन, गिरगिट वाली गर्ल, सब मिलकर हमारे क्रिश को मारना चाहते थे, लेकिन क्रिश बिल्कुल तुम्हारी तरह बहुत स्ट्रांग था। तुमने जैसे युवान को मारा ना पटक पटक कर, वैसे ही क्रिश ने भी उन गुंडों को मारा। कहते हुए आशी फिर से पूरे एक्शन के साथ क्रिश को फिल्म दिखा रही थी, लेकिन क्रिश का ध्यान कभी आशी के हिलते हुए होठों पर, कभी उसके मासूम चेहरे पर और कभी उसके क्लीवेज से होते हुए ब्रेस्ट पर जाकर टिक जा रहा था।
आशी ने सचमुच क्रिश की हालत खराब कर दी थी। उसके माथे से पसीना आने लगा था और आशी अपनी ही धुन में मस्त में उसे क्रिश के बारे में बता रही थी। अब ये सब क्रिश के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने जोर से चिल्लाकर आशी को डराते हुए कहा, शट अप। आई सेड जस्ट शट अप। कब से कह रहा हूँ शांत बैठो, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे ऋतिक रोशन और क्रिश के बारे में जानने का। अगर तुम एक बार और हिली तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। अपनी मासूमियत की छुरियां मुझ पर चलाकर मेरा पेशेंस लेवल चेक मत करो, समझी तुम? क्रिश ने ये शब्द बहुत ही गुस्से में और जोर से चिल्लाकर कहे थे। क्रिश के गुस्से और डांट से आशी की छोटी छोटी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए। उसने अपने निचले होंठ बाहर निकालकर सुबकते हुए कहा, तुम गंदे हो, तुमने मुझे फिर डांटा। क्रिश नाम होने से कोई सुपर हीरो नहीं बन जाता। तुम साइको हो और साइको ही रहोगे। मैंने सोचा था तुम मेरे सुपर हीरो हो। तुम क्रिश हो और मैं तुम्हारी प्रिया, लेकिन तुम तो काल निकले। आशी को इस तरह मासूमियत से रोते हुए देखकर क्रिश को कुछ पल के लिए उस पर प्यार आने लगा और फिर उसने उसे शांत कराते हुए पूछा, ओह गॉड तुम रो मत प्लीज। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। अच्छा अब ये प्रिया और काल कौन है? ये सुनकर आशी एकदम हैरान रह गई और झटके से अपना रोना बंद करके बोली, तुम्हें प्रिया और काल नहीं पता? हे कान्हा जी, ये कितने बुद्धू हैं। अरे प्रिया सुपर हीरो क्रिश की हीरोइन है और काल उसका विलन। तुम फिल्में नहीं देखते क्या? आशी ने मुंह बनाकर बड़ी ही मासूमियत से पूछा। मैं बच्चों वाली फिल्में नहीं देखता, क्रिश ने कठोर आवाज में कहा और टॉवल से आशी की बॉडी को पोंछने लगा। अरे लेकिन ये बच्चों वाली फिल्म नहीं है, इसमें तो रोमांस भी है। अच्छा चलो तुमने ये फिल्म नहीं देखी तो कोई बात नहीं, अब तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं ना, तो एक दिन हम दोनों साथ मिलकर यह फिल्म देखेंगे, तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी। आशी ने मासूमियत से एक बड़ी सी मुस्कान के साथ बोला। क्रिश उसके चेहरे की मासूमियत देखता ही रह गया, फिर मन ही मन अपने आप से बोला, काश हम लोग सचमुच गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते। क्रिश आशी को बाथरोब पहनाकर अपनी गोद में उठाकर बाथरूम से बाहर लाया। आशी ने उसके गले में अपनी बाहें लपेट दी और फिर अपनी मासूमियत का बम उस पर फोड़ते हुए बोली, साइको तुमने तो बहुत सारी फिल्में की होगी ना, उसमें रोमांस भी किया होगा, तुम मुझे सिखाओ ना रोमांस कैसे करते हैं। आशी की बात क्रिश के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। उसने हैरान नजरों से देखते हुए आशी से पूछा, तुम रोमांस किस लिए सीखना चाहती हो और किसके साथ करोगी? ये सुनकर आशी अपने जख्मी हाथों से क्रिश के सिर पर मारते हुए बोली, अरे बुद्धू, तुम्हारे साथ करूंगी और किसके साथ करूंगी? रोमांस अपने बॉयफ्रेंड के अलावा किसी और के साथ भी होता है क्या? ये बात सुनकर क्रिश को खांसी आ गई। आशी उसकी पीठ को रब करते हुए बोली, अरे संभाल कर, पानी पी लो। क्रिश को आज आशी झटके पर झटके दे रही थी। क्रिश आशी को गोद में उठाए हुए क्लोजेट में अपने साथ ले जाते हुए बोला, तुम्हें अचानक ये रोमांस का ख्याल कैसे आया? तुम्हें पता भी है रोमांस क्या होता है? नहीं पता, इसलिए तो बॉलीवुड की मूवी देख रही थी। क्या तुम्हें भी नहीं पता? ओहो, तो अब हम लोग रोमांस कैसे करेंगे? फिर कुछ सोचकर अपने दिमाग की बत्ती जलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, हम लोग मूवी देखकर सब सीख जाएंगे। मूवी में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ गाना गा रहे थे, डांस कर रहे थे। फिर हीरो हीरोइन को छोड़कर चला गया। हीरोइन बहुत रोई। बहुत सारे दुश्मन हीरो हीरोइन को अलग करना चाहते थे, लेकिन हीरो ने सबसे फाइटिंग की और लास्ट में हीरो हीरोइन मिल गए। साइको तुम भी मेरे लिए फाइटिंग करोगे ना? कितना मजा आएगा मुझे देखने में। सच्ची, तुमने कैसे युवान को मारा? तुमने उसे बहुत मारा, इतना किसी को मत मारना, उसे दर्द हो रहा होगा ना, आज के बाद बस थोड़ा सा मारना। ठीक है। आशी की मासूमियत भरी बात सुनकर क्रिश अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर कर देखते हुए बोला, मैं तुम्हें क्या तुम्हारा बॉडीगार्ड लगता हूं जो तुम्हारे लिए फाइटिंग करता फिरूंगा? अरे नहीं, बॉडीगार्ड नहीं हो, लेकिन बॉयफ्रेंड तो हो ना। और एक अच्छा बॉयफ्रेंड वही होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करता है। आशी ने तरह तरह के मुंह बनाते हुए कहा। आशी की बिना सिर पैर की बातें सुनकर क्रिश अब फ्रस्ट्रेट हो रहा था। क्रिश ने आशी को क्लोजेट में रखी हुई एक चेयर पर बिठाया और आशी के कपड़े निकालकर जैसे ही उसे पहनाने को हुआ, आशी ने उसे रोकते हुए कहा, साइको तुम भूल गए क्या? तुमने आज मुझे किस नहीं किया? वॉट, तुम चाहती हो मैं तुम्हें किस करूं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्रिश ने हैरानी में पूछा। हाँ, तुमने ही तो कहा था तुम मुझे रोज किस करोगे क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो करो ना, कहते हुए आशी ने क्रिश के हाथ पकड़ लिए। क्रिश आशी की बात सुनकर बेहोश होने वाला था। क्या ये लड़की उसके पैशंस का टेस्ट ले रही है? क्रिश ने अब तक कितनी देर तक खुद को कैसे काबू किया है वही जानता है, और ये लड़की उसे खुला इनविटेशन दे रही है। क्रिश ने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करते हुए कहा, मैं तुम्हें कोई किस विस नहीं करने वाला, और ना ही मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अब इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो। क्यों, कल तक तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड थे, तो आज क्यों नहीं? क्या तुम्हें कोई चुड़ैल मिल गई है जो तुमने मुझे धोखा दे दिया? देखो, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मुझे बेवफाई मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारी उस चुड़ैल के सारे बाल नोच लूंगी और तुम्हारी भी टांगे तोड़ दूंगी, समझे? आशी गुस्से में क्रिश को घूरते हुए बोली।
वो तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है फायरफ्लाई? तुम मेरी टांगे तोड़ दोगी, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत? और तुम किस चुड़ैल की बात कर रही हो? कृष ने आईब्राव ऊपर करते हुए कहा। हाँ, मुझ में बहुत हिम्मत है, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगी अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मेरे ही रहोगे। मैं किसी चुड़ैल को तुम्हारे आसपास नहीं देख सकती। हाँ, कहते हुए आशी ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और गुस्से से मुंह फुलाकर दूसरी ओर देखने लगी। अब कृष पूरा पागल हो चुका था। वह अपने बाल नोचते हुए बोला, अरे तुम्हें हो क्या गया है? तुम आज ये रोमांस चुड़ैल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों कर रही हो? ये सब तुम्हें कौन सिखा रहा है? मैंने पहले ही कह दिया है, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनना, समझी तुम? अब चुपचाप ये कपड़े पहनो और दवाई खाओ। पता नहीं आज अचानक कैसे क्या हो गया है। खुद भी पागल हो और मुझे भी पागल बनाने की तैयारी में हो तुम। कृष जैसे ही आशी को कपड़े पहनाने आगे की तरफ बढ़ा, आशी ने झटके से उसके गले में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। कृष आशी के इस एक्शन से हैरान रह गया। कृष जैसे ही आशी को कपड़े पहनाने आगे की तरफ बढ़ा, आशी ने झटके से उसके गले में हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। कृष आशी के इस एक्शन से हैरान रह गया। इससे पहले कृष कुछ बोल पाता, आशी ने उसके होठों पर एक लाइट सा किस करके खुद को दूर किया। फिर गुस्से में उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो आशी बहुत रोएगी और फिर तुमसे नाराज होकर बहुत 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 दूर चली जाएगी और तुमसे बात भी नहीं करेगी। हाँ। कृष जो अब तक हैरान सा अपनी जगह पर खड़ा था, आशी की बात सुनकर थोड़ा होश में आया। फिर उसकी आंखों में देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, कहाँ जाओगी तुम मुझे छोड़कर? पता नहीं, लेकिन कहीं दूर, जहां तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। ये सुनते ही कृष के दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। आशी से दूर जाने का ख्याल ही उसे पागल कर रहा था। उसने झटके से आशी को अपने करीब खींचा और उसके होठों को अपने होठों में लेकर जोरदार किस करने लगा। वह अपनी किस के जरिए लगभग अपना गुस्सा आशी को शो कर रहा था, उसके होठों को बाइट कर रहा था, जिसके कारण आशी को अपने होठों पर दर्द महसूस होने लगा। उसने कृष के सीने पर हाथ रखकर कुछ दूर करने की कोशिश की, लेकिन कृष को आशी की यह हरकत पसंद नहीं आई। आशी अपने घायल हाथों से कृष को फिर से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे कृष एक इंच भी हिल नहीं पाया। बजाय इसके उसने आशी को उसकी कमर से होल्ड कर अपनी गोद में उठा लिया और क्लोजेट की दीवार से लगाकर उसे किस करने लगा। आशी ने गिरने के डर से अपने पैर कृष के कमर में लपेट दिए। अब आशी कृष और दीवार के बीच दबी हुई थी। आशी कृष की तुलना में बहुत ही छोटी और हल्की थी। कृष ने उसे अपनी बॉडी के सहारे पूरी तरह से होल्ड कर रखा था। आशी लगातार कृष को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, जो कृष की किस को और भी ज्यादा वाइल्ड बना रहा था। कुछ पल की स्ट्रगल के बाद आशी ने भी खुद को कृष के हवाले छोड़ दिया, क्योंकि अब वह काफी थक चुकी थी। उसने कृष को उसकी मनमानी करने दी। आशी स्ट्रगल नहीं कर रही है, यह महसूस कर कृष ने अपनी किस को सॉफ्ट कर लिया। अब वह बहुत प्यार से आशी के होठों को सक कर रहा था। उसका प्यार भरा टच और किस फील करके आशी की भी सिसकियां निकल रही थी। अब कृष के हाथ धीरे धीरे आशी की कमर से होते हुए ऊपर की तरफ जाने लगे। अगले ही पल उसके हाथ आशी के खुले हुए ब्रेस्ट पर थे और अब कृष इतना मदहोश हो चुका था कि वह सब कुछ भूलकर आशी की ब्रेस्ट को प्रेस करते हुए उसे किस कर रहा था, जिससे आशी की सिसकियां तेज हो रही थी। कृष उसके मुंह में अपनी जीभ डालकर उसके हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। कृष बहुत ही अच्छे से उसे फ्रेंच किस कर रहा था। इस वक्त दोनों की आंखें बंद थी। आशी भी उसकी किस को फील कर रही थी। 15 मिनट बाद आशी की सांसें फूलने लगी। यह महसूस करके कृष ने उसके होठों को अपने होठों से आजाद करते हुए अपने होठों से उसके क्लीवेज और गले पर किस करने लगा। वह लगातार उसे वहां सक और लिक कर रहा था। आशी भी सिसकियां लेते हुए अपने हाथों को उसके गले में लपेट देती है। कृष आशी को दीवार के सहारे पूरी तरह से होल्ड करके अपने दोनों हाथों से उसकी नर्म मुलायम ब्रेस्ट को फील कर रहा था, उन्हें प्रेस कर रहा था। आह है साइको जी, आराम से प्लीज, आह है, आशी ने आंखें बंद करके कहा। तभी कृष ने उसके सीने को अपने मुंह में ले लिया और उसे सक करते हुए दूसरे को प्रेस करने लगा। वह बहुत ही फोर्स के साथ दीवानों की तरह उसके सीने को किस और लिक कर रहा था। वह पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। आह है साइको, दर्द हो रहा है, प्लीज थोड़ा धीरे करो ना, आशी ने कराहते हुए कहा, जिस पर कृष ने भी मदहोशी भरे अंदाज में बोला, आह है फायरफ्लाई, तुम बहुत सॉफ्ट हो, आई लाइक इट सो मच। आह है साइको, तुम्हें पता है तुम ऐसे करते हो ना, आह है तो मुझे अच्छा लगता है। आशी के मुंह से ये सुनकर कृष को अंदर ही अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। इस बात ने उसे और पैशनेट बना दिया। कृष उसके सीने को लगातार सक करते हुए मदहोशी से बोला, तुम चाहती हो मैं ऐसा करूं तो मैं रोज करूंगा फायरफ्लाई, क्योंकि तुम मेरी हो। यू आर ओनली माइन फायरफ्लाई, ओनली माइन। यू वोंट गो एनीवेयर, आई वोंट लेट यू गो। है लेकिन तुमने कल कहा था तुम अब मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। क्यों कहा था ऐसा साइको जी? मुझे बहुत बुरा लगा था, आशी ने बहुत ही मासूमियत से शिकायत करते हुए कहा। क्योंकि मैं, ये शब्द कहते ही कृष अपने होश में आया और अब उसे यह एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है।
यह उसके लिए एक झटके जैसा था। लाख कोशिश करने के बावजूद वह आशी के करीब आने से खुद को रोक नहीं पाया। क्रिश ने झटके से आशी को खुद से दूर किया। अब उसके चेहरे पर बहुत सारा गुस्सा था। उसने आशी को गुस्से में घूरकर देखते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हाउ डरे यू। उसने झटके से आशी को नीचे छोड़ दिया और गुस्से में क्लोजेट रूम से बाहर निकलकर कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर आते ही उसकी नज़र बाहर नस पर पड़ी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए नस से कहा, जाओ और उसे रेडी करो, और बिना कोई बात सुने वहां से दूसरे कमरे की तरफ चला गया। इस वक्त उसके चेहरे पर दुनिया भर का गुस्सा था। शायद अपने किए पर उसे पछतावा हो रहा था। झटके से छोड़े जाने के कारण आशी को अपने हाथ पैर के जख्मों में दर्द हुआ। वह फर्श पर पड़ी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्रिश उस पर गुस्सा क्यों कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह यूं ही बैठकर रो रही थी तभी नस क्लोजेट रूम में आई। उसने आशी को फर्श पर रोता हुआ देखा, लेकिन बिना किसी सवाल के उसे रेडी करके व्हीलचेयर पर बिठाकर उसे कमरे में ले आई। नज ने आशी को संभालते हुए बेड पर बिठा दिया और आशी को ब्रेकफास्ट करने के लिए हल्का खाना दिया। लेकिन आशी इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि वह ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहती थी। लेकिन आशी को दवाई खानी थी, इसलिए नज ने आशी को समझाने की बहुत कोशिश की और आखिरकार आशी ने नज की बात मानते हुए ब्रेकफास्ट कर लिया और दवाई भी ले ली। लेकिन अब आशी ने फैसला कर लिया था वह क्रिश से दूर रहेगी, क्योंकि उसका रूड बिहेवियर आशी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। क्रिश जब चाहता है उसके करीब आता है और बिना उसकी गलती के उसे हट करके चला जाता है। आशी मासूम जरूर है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। अपनी कद्र करवाना उसे बहुत अच्छे से आता है। इधर दूसरी तरफ क्रिश गुस्से में दूसरे बाथरूम आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। वह इस वक्त गुस्से में उबल रहा था और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि वह कैसे बहक सकता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वह आशी से दूर नहीं रह पा रहा था। आखिर वह कैसे अपने भाई से नजर मिलाएगा। वह कैसे अपने भाई से उसका प्यार उसकी खुशी छीन ले। वह आशी से दूर रहना चाहता है, लेकिन चाह कर भी अपने जज्बात काबू में नहीं कर पा रहा था। यूं ही सोचते हुए वह ना जाने कितनी देर तक उस पानी के नीचे खड़ा रहा। वह जब भी अपनी आंखें बंद कर रहा था, रह रहकर उसकी आंखों के सामने वह पल आ रहे थे जो उसने आशी के साथ बिताए थे। क्रिश गुस्से में अपने ही बाल नोच रहा था, दीवार पर पंच मार रहा था। हाँ, वह आशी को तकलीफ देना चाहता है, वह तकलीफ जिसे वह खुद भी महसूस कर रहा है। लेकिन ना जाने क्यों उसके करीब आकर वह खुद को रोक नहीं पाता है और बदले में उसे ही वो तकलीफ मिल रही है। इधर दूसरी तरफ रुद्र और निकिता नीदरलैंड से अमेरिका आ चुके थे और इस वक्त वह लोग अपने विला में अथर्व के सामने सोफे पर बैठे थे। अभी नताशा वहां मौजूद नहीं थी। रुद्र ने कड़क आवाज में अथर्व से कहा, अथर्व मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी बेटा। यहाँ इतना कुछ हो गया और तुमने हमें कुछ बताया नहीं। अगर हमें नताशा कुछ ना बताती तो शायद तुम इस बात को ना जाने कब तक छुपाने वाले थे। युवान खन्ना वापस आ चुका है और इतना कुछ हो गया। क्या तुम्हें बिल्कुल नहीं लगा कि यह बात हमें बताना जरूरी है। रुद्र की फटकार सुनकर अथर्व ने अपना सर झुककर कहा, आई एम सॉरी डैड, मैं बताना चाहता था पर नट्टू ने। इससे पहले कि अथर्व कुछ कह पाता रुद्र गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, नट्टू का नाम मत लो अथर्व। वह बच्ची है, उसे सही गलत की पहचान नहीं है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुम्हें याद होगा मैंने यहाँ तुम लोगों को सिर्फ तुम्हारे भरोसे पर भेजा था, ये सोचकर कि तुम समझदार हो, लेकिन शायद मैं गलत था। तुम भी उसकी ही तरह अभी बच्चे हो। दोनों बाप बेटे की कन्वर्सेशन निकिता भी बैठकर सुन रही थी। मामले को गर्म होते हुए देखकर निकिता बीच में आते हुए रुद्र को समझाकर बोली, शांत हो जाओ रुद्र, जो होना था वह हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते। अभी यह सोचो कि आगे क्या करना है। फिर निकिता अथर्व की तरफ देखते हुए बोली, अथर्व बेटा ये बताओ आशी कहाँ है। वह सुरक्षित तो है ना। युवान खन्ना का क्या हुआ, वह जिंदा है या मर गया। क्या युवान खन्ना के बाप को आशी के बारे में कुछ भी पता चला है। निकिता और रुद्र की परेशानी देखकर अथर्व ने उन्हें शांत करते हुए कहा, वह कहाँ है मैं नहीं जानता मॉम, लेकिन वह क्रिश के साथ है और सुरक्षित है। हमारी उससे बात हुई थी। युवान खन्ना के साथ क्या हुआ है, वह जिंदा है या मर गया, हमें कुछ नहीं पता। और युवान खन्ना के डैड को आशी के बारे में क्या पता है मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बताए आप लोग आशी के लिए इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। ये सुनकर निकिता और रुद्र ने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा करते हुए अथर्व से कहा, बेटा हम तुम्हें सब बता रहे हैं, लेकिन प्रॉमिस करो तुम सही वक्त आने तक ये बात किसी को नहीं बताओगे और इस बात को सीक्रेट ही रखोगे। आई प्रॉमिस मॉम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, बट मुझे बात तो बताए, अथर्व ने कहा। निकिता ने के गहरी सांस लेकर कहा, ओ गॉड अब हम क्या करें। ओके तो सुनो अथर्व, आशी मेरी बेस्ट फ्रेंड खुशी और तुम्हारे पापा के कजिन ब्रदर अक्षत जिंदल की बेटी है। वह दोनों इंडिया के बहुत ही रेपुटेड लोग थे, एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन अक्षत जिंदल। लेकिन इसके अलावा भी उनकी एक पहचान थी, वो एक माफिया किंग थे, द ब्लैक डेविल।
आशी के अलावा उनका एक बेटा भी था, आयुष्मान उर्फ अंश जिंदल, जो आशी से 6 साल बड़ा था। पैसा, पावर और पॉपुलैरिटी की कोई कमी नहीं थी उन लोगों के पास, लेकिन एक दिन सब खत्म हो गया और उसका जिम्मेदार था युवान खन्ना का बाप, विवान खन्ना। हार्टलेस क्रूअल मॉन्स्टर, जो कहने को तो अक्षत का सटेप ब्रदर था, लेकिन उन लोगों में दुश्मनों से भी ज्यादा नफरत थी। वह अक्षत से जितनी नफरत करता था, उससे भी ज्यादा मोहब्बत वह खुशी से करता था, लेकिन खुशी के दिल में सिर्फ अक्षत था और इस मोहब्बत ने विवान खन्ना के दिल में अक्षत के लिए नफरत को और बढ़ा दिया। वह नफरत और जलन में अक्षत से सब छीनना चाहता था, उसका पैसा, पावर, रेपुटेशन और उसका प्यार, खुशी। उसकी इसी नफरत ने सब बर्बाद कर दिया, एक दिन सब खत्म कर दिया। कहते हुए निकिता का गला भर आया, उसने पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट लेकर कहा, बेटा, हमें तो ये लगा था कि अपनी फैमिली की तरह आशी भी उस तबाही में खत्म हो गई। मैं तो अब तक ये नहीं समझ पा रही कि आशी बची कैसे, और इतने साल उसे प्रोटेक्ट करके किसने रखा। हमें जितनी खुशी आशी के जिंदा होने की है, उतना ही डर उसकी सेफ्टी को लेकर है। अगर विवान खन्ना को पता चला कि आशी जिंदा है, तो ना जाने वह नफरत में आशी के साथ क्या करेगा। और अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि उसके बेटे की तबाही की जिम्मेदार आशी है। अब हमें नहीं पता हम आशी को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे बेटा। खुशी और अक्षत के बाद वह हमारी जिम्मेदारी है, हमें किसी भी तरह उसे प्रोटेक्ट करना होगा और यहाँ से बचा कर ले जाना होगा। हम आशी को विवान खन्ना के हाथ नहीं लगने दे सकते। अगर आशी अभी तक सुरक्षित है तो उसका मतलब यह है कि विवान खन्ना को आशी के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है, लेकिन कब तक उसकी सच्चाई उससे छुप सकती है। इसलिए इससे पहले कि विवान को आशी के बारे में कुछ पता चले, हमें कुछ भी करके आशी को सिक्योर करना होगा। आशी के साथ साथ उसके आसपास रहने वाले लोग भी खतरे में है। विवान खन्ना बहुत खतरनाक है, वह अब माफिया लीडर बन चुका है और हमने सुना है वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में भी खड़ा होने वाला है। यानी अब उसके पास पैसा और पावर की कोई कमी नहीं होगी। वह चुटकियों में आशी के बारे में पता लगा लेगा और फिर आशी को बचाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। निकिता की बात सुनकर अथर्व हैरान था, लेकिन तभी रुद्र आगे आते हुए निकिता से कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर निकिता हैरान रह गई। अथर्व भी शॉक में था। निकिता की बात सुनकर अथर्व हैरान था। उसने कुछ सोचकर निकिता से पूछा, मॉम, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आशी खुशी आंटी की ही बेटी है? जैसा कि आपने मुझे बताया, आपने लास्ट टाइम आशी को तब देखा था जब वो 5 साल की थी, तो फिर आपको इतना यकीन कैसे है? जवाब में निकिता ने मुस्कुराकर कहा, मैं उसे कैसे ना पहचानूंगी? मैं तो उसे उसकी छाया से भी पहचान लूंगी बेटा, क्योंकि वह बिल्कुल मेरी खुशी की तरह दिखती है। वही चेहरा, वही आंखें, वही नैन नक्श और सबसे बड़ी बात, गले में पहना हुआ कृष्ण जी का वह लॉकेट जो मैंने खुद अपने हाथों से खुशी को पहनाया था जब आशी उसके पेट में थी। मैंने स्पेशल ऑर्डर देकर उस लॉकेट को तैयार करवाया था और बिल्कुल वैसा ही एक और लॉकेट मेरे पास है जो नताशा के गले में है, लेकिन वह बेवकूफ़ लड़की फैशन के चक्कर में उस लॉकेट को कभी पहनती ही नहीं। मैंने खुशी को वह लॉकेट देते हुए कहा था अगर उसका बच्चा हुआ तो वह अपने बच्चे को ये लॉकेट पहनाएगी। मैंने खास पूजा रखवाकर पूरी विधि के साथ उस लॉकेट को अभिमंत्रित करवाया था ताकि खुशी और उसका बच्चा बुरी नज़र और बालाओं से दूर रहे। आखिर मैं भी तो उसकी मासी माँ थी। निकिता की बात सुनकर अथर्व ने खुश होते हुए कहा, मॉम, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग आशी के मॉम डैड को जानते हैं और अब आशी हमारी जिम्मेदारी है। अब वह अनाथ नहीं रहेगी मॉम, वह मेरी बहन है। हम आज ही कृष से बात करके अपनी आशी को लेकर आएंगे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसका भाई हूँ और अपनी जान पर खेल कर भी अपनी बहन की रक्षा करूंगा। ना जाने क्यों आज तक मैं आशी को जब भी देखता था मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता है, और देखो मेरे दिल ने सच कहा। चलिए मॉम, हम अपनी आशी को लेकर आते हैं। निकिता और अथर्व खुश होते हुए जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, रुद्र उन्हें रोकते हुए बोला, रुक जाओ निकिता, इतनी जल्दी मत करो, अभी हमारा आशी के पास जाने का सही समय नहीं आया है। रुद्र की बात सुनकर निकिता के चलते हुए कदम रुक गए और वह हैरान होते हुए रुद्र से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं रुद्र? हम अपनी आशी को लेने क्यों न जाए? और सही समय नहीं आया है, इसका क्या मतलब है? रुद्र ने सीरियस फेस के साथ कुछ सोचते हुए कहा, बात को समझो निकिता, ये सब मामला इतना भी सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। तुम ही सोचो, 13 सालों से आशी कहाँ थी? इतने सालों तक वह बिल्कुल सुरक्षित थी, फिर 18 साल कंप्लीट होते ही वह अमेरिका आ गई। जिन हॉलीवुड सुपरस्टार की कोई झलक भी नहीं देख पाता, अचानक वह दोनों उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अचानक आशी के पुराने दुश्मन उसके सामने आ गए। जो विवान खन्ना कब्र से गड़े हुए मुर्दे उखाड़ सकता है, उनसे सच्चाई उगलवा सकता है, उसे अब तक आशी के बारे में कुछ पता नहीं चला। तुम्हें कुछ स्ट्रेंज नहीं लग रहा? आप कहना क्या चाहते हैं? रुद्र, साफ साफ कहिए, निकिता ने कहा। मैं वही कहना चाहता हूँ निकिता जो तुम समझकर भी नहीं समझना चाहती। ये सब बहुत बड़ी प्लानिंग है और हमें ये पहले जानना होगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है। फिलहाल आशी जहाँ है उसे वहीं रहने दो। अगर वह अभी तक सुरक्षित है तो वह आगे भी सुरक्षित रहेगी।
सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आशी अपनी फैमिली के बारे में कितना जानती है, और अगर आज भी जिंदा है तो क्या। और भी आई होप कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही हो। पर अगर ऐसा हुआ तो समझ जाना एक बहुत बड़ी वॉर होने वाली है, और उसके लिए हमें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि इस बार इसमें हमारे साथ हमारे बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। निकिता ने परेशान होते हुए पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं रुद्र, साफ साफ कहिए। मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही है, कौन सी वॉर होने वाली है और मास्टरमाइंड। आपको लगता है आशी का जिंदा रहना, इंडिया से इतनी दूर यहाँ आना कोई प्लानिंग है? मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हूँ निकिता, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि जो कुछ भी आशी के साथ हो रहा है वह एक इत्तेफाक है। और सच्चाई क्या है इसके बारे में हमें इंडिया जाकर ही पता चलेगा, क्योंकि इन सब की शुरुआत इंडिया से ही हुई थी। हम लोग आज ही इंडिया के लिए निकल रहे हैं, कहकर रुद्र किसी को कॉल करने लगता है। तभी अथर्व रुद्र से बोला, डैड मैं भी आपके साथ इंडिया चलूंगा, आई थिंक आपको मेरी हेल्प की जरूरत होगी। नो अथर्व, तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, सिर्फ मैं और निकिता जाएंगे। तुम्हें यहाँ की जिम्मेदारी संभालनी है और पल पल की खबर हमें देनी है, और याद रहे बाकी बच्चों को इस बारे में पता ना चले। मैं नहीं चाहता बच्चे इस बारे में टेंशन ले। और सबसे बड़ी बात, आशी के दोस्त समर का ख्याल रखना। मुझे पूरा यकीन है विवान खन्ना उस तक जरूर पहुंचेगा। ध्यान रहे किसी को भी इस बारे में खबर ना हो कि हम लोग यहाँ आए थे। नटू को भी इस बारे में कुछ मत बताना। चलो निकिता, एयरपोर्ट चलने का वक्त आ गया है, कहकर रुद्र निकिता के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। इधर इंडिया में नवीन जी को किसी का कॉल आया, हेलो क्या खबर है? तुमने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, वह दोनों इंडिया के लिए निकल गए हैं और आशी भी क्रिश के पास है। विवान खन्ना वापस आ चुका है और अपने बेटे की हालत देखकर पागल हो चुका है। उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा समर तक पहुंचने में। अगर वह समर तक पहुंच गया तो तुम लोगों तक भी बहुत जल्द पहुंच जाएगा। डोंट वरी एन, समर की प्रोटेक्शन के लिए क्रिश है और मैंने समर की प्रोटेक्शन के लिए पहले ही बहुत कुछ सोच रखा है, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे यहाँ के बच्चों की चिंता है, मैं इन्हें जल्द ही सही जगह पर पहुंचाने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरा सामने आने का वक्त आ गया है। इतना बोलकर नवीन जी मुस्कुराते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने सभी बच्चों को उस अनाथ आश्रम से निकालकर सही जगह पर ट्रांसफर कर दिया। अब उन्हें इंतजार था रुद्र और निकिता के आने का। उधर दूसरी तरफ क्रिश रात को अपने फार्म हाउस वापस नहीं आया। उसने आशी की जिम्मेदारी नज और अपने कुछ भरोसेमंद गार्ड्स के ऊपर छोड़ी थी और खुद वो अपने अड्डे पर पहुंचा। अपनी इलीगल डीलिंग और गैंग के बाकी काम निपटाने के बाद क्रिश ने राका से पूछा, फायरफ्लाई की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी कहां तक पहुंची? तुम्हें जो काम दिया गया था वह पूरा हुआ? सॉरी किंग, आपके कहे अनुसार जहां रॉकी सर ने किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उस पुलिस स्टेशन से एफआईआर की कॉपी और उस लड़की की फोटो और सभी डिटेल्स को हम क्लियर कर चुके थे। हमने उस पूरे पुलिस स्टेशन को ही ब्लास्ट करवा दिया ताकि कोई सबूत ना बचे, लेकिन ना जाने कैसे विवान खन्ना को उसकी डिटेल मिल चुकी है। हाँ, पर खुशकिस्मती से उसे आशी की फोटो नहीं मिली और अब वह पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। उसके कुछ लोग आशी का स्केच बनवाने के लिए कॉलेज में देखे गए हैं। यहाँ तक कि उसके हाथ डांस कंपटीशन का वीडियो भी लग चुका है और अब वह कुछ ही देर में उसे पहचान जाएगा। अब तक तो उसने उस वीडियो को देख भी लिया होगा। वॉट, तुम लोगों से एक काम ठीक से नहीं होता? मैंने तुम लोगों से कहा था उस डांस कंपटीशन के वीडियो को डिलीट कर दो, तो फिर उसके हाथ कैसे लग गया? क्रिश ने गुस्से में कहा। सॉरी किंग, हमने ऐसा करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां बैठे कई सारे स्टूडेंट और लोगों ने उस डांस कंपटीशन के वीडियो को शूट किया था, शायद उसी के जरिए वीडियो विवान खन्ना के हाथ लग गया है। ये सुनकर क्रिश अपने माथे पर 2 उंगलियों को लगाते हुए परेशान होते हुए राका से बोला, ओके, तुम जाओ और उस पर नजर रखो, उसकी हर मूवमेंट की जानकारी मुझे चाहिए, और हाँ, फायरफ्लाई के दोस्तों पर नजर रखो, उन सब पर भी खतरा है। क्रिश का ऑर्डर पाकर राका उसे ग्रीट करके वहां से चला गया। क्रिश परेशान होते हुए अपने आप से बोला, अब तुम्हारा बाहर जाना सुरक्षित नहीं है फायरफ्लाई, जब तक मैं इस मामले को पूरी तरह से खत्म ना कर दूं। बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह 10 बजे क्रिश अब तक फार्म हाउस नहीं पहुंचा था। आशी बहुत गुस्सा थी, इसलिए उसने भी क्रिश को कॉल नहीं किया, लेकिन सच तो ये था कि उसे क्रिश की याद आ रही थी, आए भी क्यों ना, वह उसकी इतनी केयर जो करता था। डॉक्टर ने आकर आशी के बैंडेज भी चेंज कर दिए थे, अब उसके जख्म काफी भर चुके थे। इधर इंडिया में रुद्र और निकिता का जेट पटना एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वह लोग कार में बैठकर आशी के अनाथ आश्रम की तरफ निकल गए। थोड़ी ही देर में वे दोनों आशी के अनाथ आश्रम के ठीक सामने खड़े थे। यह एक छोटा सा घर था जहां चारों तरफ हरियाली थी और आसपास छोटे छोटे घर। गांव में एक बहुत बड़ी पूजा थी। गांव के लगभग ज्यादातर लोग उस पूजा में गए हुए थे। रुद्र और निकिता मेन गेट से होते हुए उस घर के अंदर गए। सामने एक इंसान, जिसकी उम्र लगभग 53 या 54 साल होगी, कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। उनकी पीठ इस वक्त रुद्र और निकिता की तरफ थी। रुद्र ने उन्हें आवाज देते हुए कहा, सुनिए, क्या आप नवीन जी हैं? जी मैं रुद्र, मुझे आपसे आशी के बारे में कुछ बात करनी है।
रुद्र की बात सुनकर उस इंसान के चेहरे पर एक मिस्टीरियस मुस्कान थी। उसने अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करते हुए खड़े होकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ कहा, आओ आओ रुद्र प्रताप सिंघानिया और निकिता प्रताप सिंघानिया, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था, मुझे पता था आप लोग जरूर आओगे। उस इंसान की बात सुनकर रुद्र ने हैरान होते हुए पूछा, आप हमें कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता कि हम आने वाले हैं? आखिर आप हैं कौन? उस इंसान ने अपनी मिस्टीरियस मुस्कान के साथ पीछे की तरफ घूमकर देखा और रुद्र और निकिता उसे देखते ही हैरान रह गए। दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके पैरों तले जमीन निकल गई और दोनों ने हैरान होते हुए एक साथ कहा, तुम जिंदा हो और यहाँ? उस इंसान ने अपने चेहरे की मुस्कान को और बड़ी करते हुए कहा, हाँ मैं, क्यों? क्या हुआ? मुझे देखकर चौंक गए? चौंकना भी चाहिए, आखिर बात ही ऐसी है। आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं। मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवाल है और तुम उन सवालों के जवाब लेने यहाँ आए हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा। आखिर मैंने भी तुम लोगों का बहुत साल इंतजार किया है। कहते हुए नवीन जी ने रुद्र और निकिता को सोफे पर बैठने का इशारा किया। वह दोनों हैरान परेशान उस सोफे पर बैठ गए क्योंकि उन्हें भी सारी सच्चाई जानने की जल्दी थी। नवीन जी मुस्कुराते हुए किसी से कहकर चाय लाने का ऑर्डर देते हैं। थोड़ी ही देर में चाय आ गई, लेकिन रुद्र और निकिता चाय को देखते हुए बोले, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए हैं, सच्चाई जानने आए हैं। तुम जिंदा हो? इतने साल आशी तुम्हारे साथ थी और तुमने हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? और आशी तुम्हारे पास कैसे? सारी बातों को सोचकर दोनों का सिर फटा जा रहा था, लेकिन नवीन जी के चेहरे पर अभी तक मुस्कान कायम थी। उन्होंने अपना चश्मा हटाकर टेबल पर रखते हुए कहा, सारी सच्चाई बताऊंगा, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नवीन जी को देखकर रुद्र और निकिता हैरान थे। सभी पुराने हादसे उनकी आंखों के सामने से गुजर गए। सारी बातों को सोचकर दोनों का सिर फटा जा रहा था, लेकिन नवीन जी के चेहरे पर अभी तक मुस्कान कायम थी। उन्होंने अपना चश्मा हटाकर टेबल पर रखते हुए कहा, सारी सच्चाई बताऊंगा, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। नवीन जी ने निकिता और रुद्र को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर दोनों हैरान रह गए। पूरी सच्चाई जानने के बाद निकिता और रुद्र की आंखों में आंसू थे। तभी निकिता ने अपनी आंखों में आंसू लिए नवीन जी से कहा, इतना कुछ हो गया, तुमने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? क्या तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं था कि हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे? इतने सालों तक तुम इस छोटे से गांव में गरीबी की जिंदगी जी रहे थे और हमारी आशी को, जो ना जाने कितने ही बिलियन डॉलर की इकलौती वारिस है, उसे गरीब बेसहारा की तरह, एक अनाथ की तरह रहना पड़ा। अपने रिश्तेदार होने के बावजूद वह लावारिस की जिंदगी जी रही थी। आखिर क्यों? तुम हम पर एक बार भरोसा तो कर सकते थे। नवीन जी ने ठंडी सांस लेकर कहा, सॉरी, मैं जानता हूं अगर मैं तुम लोगों से मदद मांगता तो तुम लोग जरूर हेल्प करते, पर मैं आशी की जिंदगी को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए मैं अपनी पुरानी जिंदगी से दूर यहाँ आकर रह रहा था और आशी के 18 साल होने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो कानूनन सब कुछ संभालने लायक हो जाए। मैंने इस दिन के लिए ना जाने कितने ही सालों से इंतजार किया है, पर अब हम लोग अपनी मंजिल के बहुत करीब है। सबसे पहले आशी को सुरक्षित रखना जरूरी था और अब वह सही हाथों में है। आज तक मैंने जो सोचा था वही हो रहा है और पूरी कोशिश करूंगा कि आगे भी वैसा ही हो जैसा मैंने सोचा है। अब हिसाब लेने का समय आ गया है। वह सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ, यह नवीन अवस्थी कौन है जिसकी आइडेंटिटी लेकर तुम यहाँ रह रहे हो, और क्या आशी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता है? निकिता ने परेशान होकर पूछा, जिस पर नवीन जी ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, आशी को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ये सब जानने के लिए वह अभी बहुत छोटी है और मैंने जो प्लान बनाया था उसके लिए उसका मासूम होना बहुत जरूरी था, दिल से प्योर, ताकि वह क्रिश जैसे हॉटलेस पसंद के दिल में अपनी जगह बना सके, बिल्कुल अपनी माँ खुशी की तरह। खुशी पत्थर को भी पिघलाने की ताकत रखती थी और उसकी बेटी को भी उसके जैसा होना जरूरी था। वक्त आने पर उसे भी सब पता चल जाएगा। उनकी बात को बीच में ही काटते हुए रुद्र ने एकदम से पूछा, और नवीन अवस्थी? जवाब मिला, वो समर के डैड थे। वो मेरी मॉम की साइड के बहुत ही पुराने नौकर के बेटे और मेरे भरोसेमंद साथी थे। उन्हें कैंसर था और उनकी पत्नी एक बच्चे को जन्म देने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। नवीन अवस्थी यह जानता था कि मुझे आशी को प्रोटेक्ट करने के लिए सिर छुपाने की जगह चाहिए, इसलिए वह मरने से पहले अपने बेटे की जिम्मेदारी के साथ साथ मुझे अपनी पहचान और आइडेंटिटी देकर गया। तब से लेकर आज तक मैं उसकी आइडेंटिटी जी रहा हूँ। समर नवीन का बेटा है। तभी रुद्र ने नवीन जी से पूछा, ये सब तो ठीक है, लेकिन आगे क्या? बहुत जल्द विवान खन्ना हम तक पहुंच जाएगा। ये सुनकर नवीन जी अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लेकर बोले, डोंट वरी, शतरंज की बाजी बिछ चुकी है। अब दो बादशाह आपस में लड़ेंगे अपनी रानी के लिए और जो जीतेगा वही कहलाएगा किंग। जो खेल विवान खन्ना ने शुरू किया था उसे खत्म करने का वक्त आ गया है। समय आ गया है सामने आने का। चलो, कहकर नवीन जी खड़े हुए। इस वक्त उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। निकिता और रुद्र भी नवीन जी के साथ खड़े हुए और उस घर से बाहर निकले।
वो लोग घर से लगभग 20 कदम की दूरी पर गए तभी नवीन जी ने अपनी पॉकेट से निकालकर एक रिमोट के बटन को प्रेस किया और बिना पीछे देखे आगे बढ़ गए। एक जोरदार धमाके की आवाज उस पूरे इलाके में गूंज गई। बम ब्लास्ट में वह घर पूरी तरह से तहस-नहस हो गया क्योंकि नवीन जी ने अपने वहां होने के सभी सबूत खत्म कर दिए। थोड़ी ही देर में वह लोग प्लेन में बैठकर अमेरिका के लिए निकल गए। 3 दिन बाद आशी अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उस दिन के बाद क्रिश और आशी में कोई बात नहीं हुई थी, ना ही क्रिश आशी से मिलने उसके कमरे में आया था। वह पूरी तरह से आशी को इग्नोर कर रहा था और आशी ने भी लगभग ठान लिया था कि वह क्रिश से कोई बात नहीं करेगी। इस वक्त आशी कमरे के बालकनी में बैठी थी और बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी उस दिन से अब तक पहली बार क्रिश उसके पास आया। क्रिश को देखकर आशी ने बिना उसकी तरफ मुड़े कहा, मैं अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ, मुझे अपने घर जाना है, कॉलेज ज्वाइन करना है, मेरी पढ़ाई का बहुत लॉस हो चुका है। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ चलोगी? क्रिश ने कठोर आवाज में कहा। क्रिश की बात सुनकर आशी ने झटके से क्रिश की तरफ देखा, फिर गुस्से में बोली, क्यों नहीं जाऊंगी मैं अपने घर? आखिर मैं यहाँ कब तक रहूंगी? तुम्हें पता है मेरी पढ़ाई का कितना लॉस हो रहा है, और वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहना। मैं आज और अभी अपने घर जा रही हूँ, तुम नहीं जाने दोगे तो मैं खुद चली जाऊंगी, कहकर आशी वहां से जाने लगती है। तभी क्रिश ने झटके से आशी का हाथ पकड़ा और गुस्से में उसे बेड पर पटकते हुए दांत पीसकर बोला, एक बार कहने पर सुनाई नहीं देता, तुम कहीं नहीं जाओगी तो मतलब नहीं जाओगी। कोई मेरी बातों को इग्नोर करे यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम मेरे साथ मेरे विला चलोगी? क्रिश की बात सुनकर आशी भी गुस्से में बेड के ऊपर खड़ी हो जाती है और तकिया ब्लैंकेट उठाकर क्रिश के ऊपर फेंककर उसे मारते हुए बोली, तुम गंदे साइको, तुम मुझे हमेशा डांटते हो, मुझ पर गुस्सा करते हो। अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली, तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे समर के साथ रहना है। वह मुझे कभी भी नहीं डांटता और तुम मुझे नहीं जाने दोगे तो मैं बाबा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। शट अप फायरफ्लाई, अगर तुमने एक बार और जिद की या चिल्लाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्रिश ने गुस्से में आशी को घूर कर देखते हुए कहा। क्रिश की बात सुनकर आशी मासूमियत से अपने निचले होंठ बाहर की तरफ निकालकर अपनी आंखों में दुनिया भर के आंसू लेकर जल्दी से बेड पर बैठ गई और अपने चेहरे को सिर से लेकर पांव तक ब्लैंकेट से ढककर ब्लैंकेट के अंदर सुबक कर रोते हुए बोली, तुम अच्छे नहीं हो, तुम हमेशा क्यूट आशी को डांटते हो, उसे कॉलेज नहीं जाने देना चाहते, उसे प्यार भी नहीं करते और यहाँ से जाने भी नहीं दे रहे। आशी तुमसे बात नहीं करेगी। बाबा, आपने सही कहा था, यह अंग्रेज बहुत गंदे होते हैं, क्यूट और मासूम बच्चों को रुलाते हैं। काश मैं इस गंदे आदमी से कभी ना मिली होती। यह इंसान हमेशा आशी को हर्ट करता है। मुझे लगा था यह वैसा है जैसा आपने मुझे कहा था, मेरा कृष्ण जो मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे प्यार करेगा, लेकिन यह वो नहीं है। ये कृष्ण नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला बाबा। कोई आशी से प्यार नहीं करता, माँ ने भी नहीं किया, पापा ने भी नहीं किया, आपने झूठ क्यों बोला बाबा? आशी को प्रोटेक्ट करने, प्यार करने कोई कृष्ण नहीं आएगा। काश मैं यहाँ से गायब हो जाती, किसी को दिखाई ना देती। काश माँ पापा मुझे अपने साथ ले जाते, फिर मुझे किसी कृष्ण का इंतजार ना करना पड़ता। आशी इन शब्दों को हिंदी में कहते हुए जोर जोर से रो रही थी। वह ब्लैंकेट में पूरी तरह से खुद को कवर करके बैठी हुई थी और उसकी बातें क्रिश बहुत अच्छे से समझ रहा था क्योंकि उसे हिंदी आती थी। आशी की बातें क्रिश के दिल में सुइयों की तरह चुभ रही थी। क्या ये लड़की अपने मरने की दुआ मांग रही है? ये सोचकर ही क्रिश का गुस्सा उसके सिर पर चढ़ने लगा, उसकी मुठ्ठियां कस गईं। वह दांत पीसते हुए जैसे ही आशी की तरफ बढ़ा, अचानक उसे महसूस हुआ आशी बिल्कुल शांत हो गई। आशी को शांत देखकर क्रिश ने गुस्से में उसे रौबदार आवाज में कहा, तुम्हारी यह फालतू की बकवास मेरे सामने नहीं चलेगी, चुपचाप उठो और रेडी होकर चलो मेरे साथ। मुझे फालतू बकवास करने वाले लोग और नकारने करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी क्रिश ने देखा आशी कोई हलचल नहीं कर रही। अपनी बातों को इग्नोर होते हुए देखकर क्रिश ने झटके से आशी का ब्लैंकेट खींचा। अचानक आशी बेड पर पीछे की तरफ गिर गई। उसकी आंखें बंद थी और शरीर बिल्कुल ढीला पड़ा हुआ था। ये देखकर क्रिश एकदम से डर गया। अभी तो ये लड़की रो रही थी, चिल्ला रही थी, अचानक इसे क्या हुआ? किसी अनहोनी के डर से अचानक क्रिश डर के मारे जल्दी से आशी के पास आया और उसकी नाक के पास उंगली लगाकर देखा। आशी की सांसें भारी हो गई है। क्रिश ने जल्दी से आशी के हाथों को चेक किया तो उसे पता चल गया आशी बेहोश हो चुकी है। ये देखकर क्रिश ने जल्दी से आशी के गालों को थपथपाते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहा, फायरफ्लाई वेक अप। क्या हुआ तुम्हें? उठो फायरफ्लाई। बहुत कोशिश करने के बाद भी आशी नहीं उठी। अब क्रिश काफी डर चुका था क्योंकि आशी की सांसें धीमी चल रही थी। उसका मासूम गोरा चेहरा रोने के कारण लाल हो गया था। उसकी नाक के साथ साथ फूले फूले गाल गुलाबी हो गए थे। लेकिन उसका शांत चेहरा और शरीर देखकर अब क्रिश को और भी डर लगने लगा था। क्रिश ने जल्दी से मोबाइल निकालकर डॉक्टर को कॉल किया और जल्दी से फार्म हाउस आने के लिए कहा। क्रिश कमरे में गोल गोल चक्कर काटते हुए लगातार घड़ी को देख रहा था और डॉक्टर का इंतजार कर रहा था।
तभी अचानक उस कमरे के दरवाजे पर नॉक हुआ। क्रिश ने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। डॉक्टर फ्रैंक एक लेडी डॉक्टर के साथ वहां आ चुके थे। दोनों ही इस वक्त लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और दोनों के माथे से पसीना बह रहा था, जिसे देखकर साफ बताया जा सकता था कि वह भाग भाग कर आए हैं। दोनों की सांसें अब तक काबू नहीं हुई थी, क्योंकि मौत का डर तो उन्हें भी था। क्रिश ने अपनी ठंडी नज़र से दोनों को देखते हुए कहा, जल्दी से चेक करो। क्रिश का ऑर्डर पाते ही लेडी डॉक्टर जल्दी से आशी के पास आई, फिर एक नज़र क्रिश को देखकर बोली, आप दोनों बाहर जाए, मुझे इसे चेक करना होगा। क्रिश ने डॉक्टर फ्रैंक को ठंडी नज़र से देखा। क्रिश की तपिश खुद पर महसूस कर डॉक्टर फ्रैंक अगले ही पल वहां से 9-2-11 हो गए। फिर क्रिश ने लेडी डॉक्टर की तरफ देखकर कठोर आवाज में कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसे मेरे सामने चेक करो और जल्दी बताओ इसे क्या हुआ है। क्रिश की कठोर आवाज सुनकर लेडी डॉक्टर अब आगे कुछ नहीं कह पाए और जल्दी से आशी को चेक करने लगी। लेडी डॉक्टर ने कांपते हुए हाथों से आशी के कपड़े निकाले और उसकी बॉडी पर कुछ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट लगाकर उसकी हार्ट बीट से लेकर कुछ टेस्ट किए। क्रिश वहां बिना किसी एक्सप्रेशन के खड़ा था, जैसे उसे इन सब की आदत हो। कुछ पल के बाद डॉक्टर ने वापस आशी को कपड़े पहनाए और क्रिश को बताया, सर इसे पैनिक अटैक आया था। शायद किसी बात को इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है, जिसने इसके दिमाग पर असर किया था और यह ट्रूमा में चली गई थी। वॉट, क्या कह रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? अचानक किसी को पैनिक अटैक कैसे आ सकता है? ये हमेशा इतनी नॉर्मल रहती है। आई थिंक तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, इसे दोबारा चेक करो। क्रिश ने कहा, सॉरी सर, लेकिन मैंने बिल्कुल ठीक से चेक किया है, इसे पैनिक अटैक ही आया है। शायद ये किसी बात से बहुत ज़्यादा हट हुई है और इनकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है। इनको पैनिक अटैक आते रहते हैं। इनकी नब्ज़ बहुत अजीब तरीके से फंक्शन कर रही है। ऐसे मरीज दुनिया के सामने नॉर्मल रहते हैं, पर उनके अंदर कोई ऐसी तकलीफ या दर्द होता है जो वह किसी को जताना नहीं चाहते और यह कंडीशन धीरे धीरे उनके दिमाग पर असर करती है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे चलकर इनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या इनकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण यह मेंटल स्ट्रेस से गुजरी हो? कोई दर्द या सदमा? लेडी डॉक्टर ने क्रिश से पूछा। आई डोंट नो, यह अचानक रो रही थी और बेहोश हो गई, मैं बस इतना ही जानता हूँ। क्रिश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। ओके, तो आई थिंक सर इन्हें एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है जो इन्हें बहुत तकलीफ देता है, वरना ये पैनिक अटैक एक दिन इनकी जान ले लेगा। फिलहाल मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, 4 से 5 घंटे बाद इन्हें होश आ जाएगा। ये कुछ मेडिसिन है, इन्हें टाइम पर दे दीजिएगा, इससे इनकी वीकनेस दूर हो जाएगी, लेडी डॉक्टर ने समझाया। तुम जा सकती हो। क्रिश ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ डॉक्टर को वहां से जाने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिश आशी के बगल में बैठकर एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। तुम जा सकती हो। क्रिश ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ लेडी डॉक्टर को वहां से जाने का ऑर्डर दिया। डॉक्टर के जाने के बाद क्रिश आशी के बगल में बैठकर इमोशनल होकर उसके मासूम चेहरे को निहारने लगा। इस तरह के इमोशंस शायद क्रिश जिंदगी में पहली बार ही महसूस कर रहा था। आशी के चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए क्रिश बड़े ही इमोशनल तरीके से बोला, क्या है तुम्हारी लाइफ में ऐसा फायरफ्लाई जो मुझसे छुपा हुआ है? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों इतना दर्द है तुम्हारे अंदर? इस मासूमियत के पीछे कौन सी तकलीफ छुपी है? क्यों तुम इस दुनिया में अनाथ हो? क्यों तुम्हें प्यार की तलाश है? तुम्हें प्रोटेक्शन किससे चाहिए? और तुम्हारे पैनिक अटैक का कारण क्या है? ऐसे बहुत से सवाल हैं फायरफ्लाई जिनका जवाब तुम्हारे पास्ट में है, लेकिन चाहे जो भी वजह हो फायरफ्लाई, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन शायद मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे बीच एक ना मिटने वाली दूरी है जिसका नाम है रॉकी। मैं उसे कभी भी हट नहीं कर सकता, मैं उसके लिए कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूं, तुम्हें भी। बट यू डोंट वरी फायरफ्लाई, जिस प्यार की तुम तलाश कर रही हो वह रॉकी तुम्हें देगा और मुझसे बेहतर तुम्हारा ख्याल रखेगा। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक प्रोटेक्टर, एक शील्ड बनकर रह जाऊंगा। इन शब्दों को कहते हुए क्रिश बहुत ही इमोशनल लग रहा था। उसकी फीलिंग उसकी आंखों में साफ नजर आ रही थी। क्रिश अपने जज्बातों को काबू नहीं कर पाया और झुककर धीरे से आशी के होठों पर लाइट किस कर लिया। मोहब्बत बड़ी कमबख्त चीज होती है, हमको ही हमसे चुरा लेती है। क्रिश ने आशी को अपनी गोद में उठाया और तेज कदमों के साथ कमरे से बाहर निकलते हुए कार में बैठ गया। अब उसकी गाड़ी उसके विला की तरफ जा रही थी। आशी क्रिश की गोद में थी। इस वक्त रात के लगभग 11 बजे बज रहे थे। क्रिश उसके मासूम चेहरे को निहारता जा रहा था। लगभग 1.5 घंटे बाद क्रिश अपने विला पहुंच चुका था। एक बड़े से मेन गेट से होते हुए कार विला के अंदर पहुंची, जहां एक बड़ा सा आलीशान बंगला या यूं कहें संगमरमर से बना हुआ महल था, जिसे चारों तरफ से हरे बाग बगीचे और गार्डन ने घेर रखा था। दरवाजे से एंटर करते ही बीचों बीच एक बड़ा सा फव्वारा और उसमें से निकलता पानी। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत पेड़ पौधों के साथ फूलों का बगीचा। विला में आकर क्रिश आशी को अपनी गोद में लिए हुए कार से बाहर निकला।
अचानक क्रिश जैसे खतरनाक और कोल्ड हार्टेड इंसान की गोद में एक खूबसूरत सी लड़की को देखकर आसपास खड़े सभी सर्वेंट और गार्ड हैरान रह गए, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह नजर उठाकर क्रिश को देख सकें। अब आशी सबके लिए कौतूहल का विषय थी। क्रिश विला के अंदर आशी को अपनी गोद में लिए हुए दाखिल हुआ और सीढ़ी के रास्ते ऊपर कमरे की तरफ जाकर एक खूबसूरत से कमरे में, जो एक मास्टर बेडरूम दिख रहा था, उसमें आशी को आराम से बेड पर लिटा देता है। फिर आशी को ब्लैंकेट से कवर कर एक नज़र उसे देखकर कमरे से बाहर निकल गया। क्रिश ने अपने हेड बटलर को अपने पास बुलाया और कठोर आवाज में उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। क्रिश के इंस्ट्रक्शन सुनकर बटलर के पसीने छूट रहे थे, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ बांधे हुए सिर झुकाकर क्रिश की सभी बातों को सुना और क्रिश की बात खत्म होने पर उसे ग्रीट करके वहां से चला गया। अब क्रिश ने अपने मोबाइल से किसी को कॉल किया, फिर अपने कमरे में चला गया। वह अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था और चांद को देख रहा था, तभी उसके कमरे पर किसी ने दरवाजा नॉक किया। कम इन। क्रिश का ऑर्डर पाते ही वह इंसान कमरे के अंदर दाखिल हुआ। ये कोई और नहीं, राका है। आपने मुझे बुलाया किंग? राका ने गंभीर होकर पूछा। बदले में क्रिश ने राका से पूछ, हम। राका, क्या खबर है? किंग, बहुत बुरी खबर है। विवान खन्ना उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है और जॉश की लाश मिली है। हमें खबर मिली है कि इसमें उसी का हाथ है। विवान खन्ना के लोग इंडिया में भी नजर आए थे, जहां आशी का पुराना घर था। हैरानी वाली बात यह है कि वहां उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्योंकि उस घर को किसी ने बम से उड़ा दिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां किसी की भी कोई लाश नहीं मिली। यानी बम ब्लास्ट करने वाला जो भी है, वह नहीं चाहता था कि किसी को भी वहां रहने वाले लोगों की खबर मिले। अब विवान खन्ना के पास उसकी फोटो भी है और डिटेल भी। कहते हुए राका का सर झुका हुआ था। क्रिश ने बहुत ही ठंडे और खतरनाक तरीके से कहा, ओके, तो सुनो। अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास काम है और इस बार मुझे इसमें कोई भी लापरवाही नहीं चाहिए। सिर्फ 3 दिन का समय है तुम्हारे पास। अगर नाकामयाब हुए तो तुम जानते हो। इस वक्त आसपास का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा और गंभीर था। क्रिश ने राका को काम समझाया और राका, जी किंग, काम हो जाएगा, कहकर वहां से चला गया। क्रिश यूं ही बालकनी में खड़े होकर चांद को देखते हुए सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाता रहा। इस वक्त उसकी आंखें बहुत ही गंभीर थी। दिमाग में सिर्फ आशी को प्रोटेक्ट करने का ख्याल चल रहा था। क्रिश की पूरी रात यूं ही जागते हुए कट गई। अगली सुबह 6 बजे आशी की आंखें कसमसाते हुए खुली। वह अपने चेहरे पर छोटा क्यूट सा पाउट बनाकर अपने दोनों हाथों को हवा में उठाते हुए अंगड़ाइयां लेते हुए बड़े ही प्यार से बिस्तर से उठी। उसका चेहरा इस वक्त नींद और दवाइयों के कारण भारी हुआ था। वह बार बार अपनी पलकों को झपका रही थी। खुले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। कुछ देर बाद आशी पूरी तरह होश में आई। फिर अपनी नज़र घुमाकर कमरे को देखा तो हैरान रह गई। ये वह कमरा नहीं है जहां आशी रात को सोई थी। इस कमरे की दीवारें लाइट पर्पल कलर की हैं और पर्दे वाइट कलर के। ये कमरा बहुत ही बड़ा और खूबसूरत है। आशी ने अपनी नज़र घुमाकर चारों तरफ कमरे में देखा। ये कमरा उसे पसंद आया, लेकिन वह यहाँ कैसे आई? यही सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा। आशी यूं ही भूत जैसी दशा में धीरे से अपने कदमों को बेड से नीचे उतारती है और अपने कदमों को कमरे के बाहर बढ़ा देती है। आशी पूरे घर को देख रही थी और लगातार अपने बालों में खुजली कर रही थी। उसे यह जगह काफी अजीब लग रही थी। हालांकि यह काफी खूबसूरत और बड़ा घर था, या यूं कहें सपनों का महल था, लेकिन आसपास वहां कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। देखते देखते आशी कॉरिडोर की तरफ आ गई। उसने देखा पूरे घर में कुछ लाइट ब्लू कलर की फॉर्मल ड्रेस पहने हुए लोगों, जिनके हाथों में व्हाइट कलर के ग्लव्स थे, वो पूरे घर की साफ सफाई कर रहे हैं। उनमें से किसी एक इंसान को देखकर आशी ने उसे आवाज देते हुए कहा, जी जरा सुनिए। ये कौन सी जगह है? मैं यहाँ कैसे आई? आशी की बात सुनकर उस इंसान ने पलटकर एक नज़र आशी को ऊपर से नीचे तक देखा। आशी एक लॉन्ग टी शर्ट और पजामा पहने खड़ी है, जिस पर मिकी माउस के फोटो बनी हुई हैं। खुले बाल जो बिल्कुल झाड़ू की तरह हो गए हैं। फुले फुले गुलाबी गाल, चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत। आशी का छोटा सा कद उसे और भी ज्यादा मासूम बनाता था, लेकिन उस इंसान ने जब आशी की बात सुनी उसे काफी अजीब लगा। उसने मन ही मन कहा, ये लड़की पागल है। इस घर में आने के बाद पूछ रही है कि यह कौन सी जगह है। उस इंसान को कुछ ना बोलता हुआ देखकर आशी को लगा शायद यह इंसान बहरा है। अब आशी अपनी नज़र घुमाकर किसी दूसरे इंसान को देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक लगभग 40-42 साल के इंसान पर पड़ी, जिसने सिर से लेकर पांव तक सफ़ेद ड्रेस और ब्लैक ब्लेजर डाल रखा था, गले में छोटी सी बो वाली टाई और हाथों में वाइट ग्लव्स। वह देखने में किसी होटल का वेटर लग रहा था। आशी ने जैसे ही उस इंसान को देखा, तभी उस इंसान की भी नज़र आशी पर पड़ गई। वह जल्दी से दौड़ते हुए आशी के पास आया और अपना सिर झुकाकर बड़े ही पोलाइट तरीके से बोला, मैडम, आई एम पीटर, एट योर सर्विस। डू यू नीड एनीथिंग? आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? ये कौन सी जगह है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरा साइको कहाँ है? वह दिख क्यों नहीं रहा?
आशी धनाधन सारे सवाल लगातार पूछ लिए। पीटर को आशी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन तभी उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैडम, आई डोंट नो विच साइको यू आर टॉकिंग अबाउट, लेकिन आपको यहाँ किंग लेकर आए हैं और उन्होंने खास ऑर्डर दिए हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए। आपकी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान आपके कमरे में अरेंज कर दिया गया है। अगर आप ऑर्डर दे तो मैं आपको समझा सकता हूँ। ऑर्डर? किंग, क्या बातें कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, वह सब मैं बाद में समझूंगी, पहले मुझे वॉशरूम जाना है। ये बताओ वॉशरूम कहाँ है? आशी ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा। तो जवाब में, ऑफ कोर्स मैडम, आप मेरे साथ चलिए, कहकर बटलर आशी को अपने साथ ले गया। बटलर आशी को वापस उसी रूम में लेकर आया था। बटलर ने बड़े ही पोलाइट तरीके से आशी से कहा, मैडम यह आपका बाथरूम है, ये प्रोजेक्ट रूम, इसमें आपकी सारी ड्रेसेस है। इस सेक्शन में आपके लिए तरह तरह के स्लीपर्स है। इसमें आपके मेकअप और ज़रूरत के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लाइक डिजाइनर हेयर बैंड से लेकर आप जो भी चाहे, और इस कमरे में आपके लिए बहुत ही खास सॉफ्ट टॉयज हैं, एक्सपेंसिव और प्रीमियम। आई होप ये सब आपको अच्छा लगे। अगर आपको इसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए। कहते हुए बटलर ने आशी को उस कमरे से अटैच एक बड़ा सलून दिखाया जिसमें आशी की ज़रूरत से भी ज़्यादा सामान रखे थे। ये सभी चीज़ें बहुत ही बेशकीमती और खूबसूरत थी, किसी सिंड्रेला के सपनों की तरह। आशी ने जिन चीज़ों के सपने भी नहीं देखे होंगे वह चीज़ें भी यहाँ थी। इतनी चीज़ें देखकर आशी की आंखें चमक गई। उसने हैरान होते हुए बटलर से पूछा, ये सब चीज़ें कौन लेकर आया यहाँ? ये तो बहुत खूबसूरत है। बटलर ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, किंग के ऑर्डर पर आपके लिए सब अरेंजमेंट किए गए हैं। ये सुनकर आशी ने हैरान होते हुए पूछा, क्या ये सभी चीज़ें मेरे लिए हैं? क्या इनमें से मैं कुछ भी ले सकती हूँ? जी मैडम, ये सब आपके लिए है, आप जो चाहे ले सकती हैं। बटलर ने बड़े ही पोलाइट तरीके से कहा। क्या मैं 2, 3 या 10 भी ले सकती हूँ? आशी ने हैरान होकर पूछा। ये सुनकर बटलर को आशी की मासूमियत पर हंसी आ रही थी, लेकिन वह भी और जीने की इच्छा रखते हुए बड़े ही पोलाइट तरीके से बोला, मैडम ये सब आपका है और आप सब ले सकती हैं। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप हमें ऑर्डर कीजिए, किंग के ऑर्डर के हिसाब से आपकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बस आप कुछ भी ऐसा काम मत कीजिएगा जिससे आपको नुकसान हो। बटलर की बात सुनकर आशी ने फिर हैरान होते हुए पूछा, अरे लेकिन ये किंग है कौन? मुझे बताइए तो। बाबा ने कहा था दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती है और अनजान लोगों से कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। मैं ये चीज़ें तब तक नहीं लूंगी जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि किंग कौन है। आशी की बात सुनकर बटलर उसे हैरान नज़रों से देखने लगा। जिस घर में इस वक्त आशी है और जो उसे यहाँ लेकर आया है, आशी को उसके बारे में पता ही नहीं है। आखिर दुनिया में ऐसा 8वां अजूबा कौन है जो किंग के घर में रहकर किंग को नहीं जानता? बटलर कुछ कहने ही वाला था, तभी अचानक उस कमरे में एक कर्कश आवाज़ गूंजी, किंग, मैं हूँ फायरफ्लाई। इस आवाज़ को सुनकर आशी ने हैरान नज़रों से सामने की तरफ देखा। उसके सामने क्रिश था। क्रिश को देखकर आशी ने हैरानी से कहा, साइको जी तुम? तभी क्रिश ने एक नज़र बटलर को देखा और उसे आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। क्रिश का ऑर्डर पाकर बटलर उसे ग्रीट करके वहां से चला गया। क्रिश धीरे कदमों से आशी के करीब आया। क्या आज क्रिश आशी को अपनी सारी असलियत बता देगा? कैसे प्रोटेक्ट करेगा वो उसे विवान खन्ना से? और कब सौंपेगा वो रॉकी को उसकी अमानत? अभी तो कई राज खुलने बाकी हैं। बस बने रहिए इस कहानी के साथ। इसका पूरा मजा लेने के लिए सुनते रहिए।